गुड इवनिंग स्टूडेंट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सो लास्ट हमें गुड इवनिंग। लास्ट हमने वही क्या डिस्कस किया था, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन ना। तो अभी हमें डिस्कस करना है, आज हमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करना है ना, प्रीवियस ईयर हाँ का। सर। हाँ ओके ठीक है, हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, जहाँ डाउट है वहाँ पूछ लीजिए। ओके सो पहला क्वेश्चन पेज नंबर 47, कोई डाउट है बताइए। पेज 47 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैम 8। किसी को पूछना है ये सवाल बच्चे लोग? ये हो गया है या मैं कर दूं? यस सर। हो गया है ये? नहीं सर, नहीं हुआ। अच्छा ठीक। देखिए लिखा हुआ है टू कोहेरेंट प्लेन वेव, कोहेरेंट है इसलिए इंटरफेरेंस होगा। प्लेन वेव है इसका मतलब कैसा इक्वेशन हमें लिखना होगा, इक्वल टू ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी ना। यस सर। और इक्वल एम्पलीट्यूड है और वेवलेंथ दिया हुआ है, प्रोपेगेटिंग एट एन एंगल, दोनों के बीच एंगल दिया हुआ है, रेडियन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, फॉल ऑलमोस्ट नॉर्मली ऑन अ स्क्रीन, दोनों नॉर्मली ऑलमोस्ट फॉल कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, द फ्रिंज विड्थ पूछ रहा है। जैसे देखिए कि दोनों के बीच एंगल कैसा होगा। जैसे अगर हम YDSC का सिचुएशन अगर देखें ऐसा, ये, और या फिर थोड़ा सा क्लोज बनाते हैं तब वो ज्यादा बेटर रहेगा। ये, और यहाँ से काफी दूर है स्क्रीन, यहाँ ऐसा। फॉल ऑलमोस्ट नॉर्मली का मतलब क्या, तो ऑलमोस्ट नॉर्मली मतलब जैसे सपोज कीजिए कि ये ऐसा फॉल कर रहा है और दूसरा अगर ये ऐसा यहाँ पे फॉल करता, आपको लग रहा है कि ये दोनों नॉर्मली है इस पॉइंट पे, दोनों यानी इस सरफेस पे नॉर्मली है। पास पास का पहले देखते हैं, जैसे एक यहाँ पे और फिर दूसरा ये, इस पॉइंट पे दोनों नॉर्मल लग रहा है आप लोगों को कि दोनों सरफेस से नॉर्मल बना रहा है। जैसे देखिए यहाँ से ये येलो वाला नॉर्मल बना रहा है क्या सरफेस से, यस सर। और ये ग्रीन वाला यानी ब्लू वाला ये नॉर्मल बना रहा है क्या सरफेस से? नो। नहीं। नहीं, नहीं वो सर। नॉर्मल नहीं बना रहा है। जबकि यहाँ क्वेश्चन में क्या है कि कैसा फॉल हो रहा है, वो नॉर्मल। नॉर्मल फॉल हो रहा है। तो थोड़ा सा और स्क्रीन को दूर रखते हैं और तब देखते हैं कि दूर रखने से क्या फायदा होगा। मान लेते हैं कि यहाँ रखते हैं स्क्रीन, ये ऑलमोस्ट काफी ज्यादा दूर है। अब यहाँ से ये रेज निकालते हैं, ये रेज अगर यहाँ पे फॉल कर रहा है, अब आप लोग ऑलमोस्ट नॉर्मल कह सकते हैं कि दोनों नॉर्मल फॉल कर रहा है ऑलमोस्ट ना, 100% तो नहीं बट दोनों ऑलमोस्ट नॉर्मली फॉल कर रहा है स्क्रीन पे, दोनों ऐसे हिट कर रहा है। यस सर। ठीक, इससे फायदा क्या होगा नॉर्मली फॉल करवाने से, तो नॉर्मली फॉल करवाने से जैसे देखिए इसका पोलराइजेशन अगर ऐसा होगा, पहले का पोलराइजेशन अगर कुछ होगा या दोनों की पोलराइजेशन सेम होगी, दोनों जो होंगे वो एक दूसरे यानी एक का अगर सपोज कि ऐसे वाइब्रेट कर रहा है तो दूसरा भी ऐसे वाइब्रेट करेगा। जैसे देखिए यहाँ पे पोलराइजेशन में ऐसे कह सकता हूँ, बट यहाँ पे पोलराइजेशन थोड़ा सा डिफर होगा क्योंकि दोनों के बीच इंक्लिनेशन है शुरू में, बट यहाँ पे जाते जाते क्या होगा, दोनों की पोलराइजेशन एक हो जाएगी। ये चीज समझ में आ रहा है कि अगर नॉर्मली फॉल करेगा तो दोनों की पोलराइजेशन एक ही होगी, क्योंकि यस। पोलराइजेशन क्या होता है, रेस पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये इस पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर होगा वो दोनों पे परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो दोनों अगर नॉर्मली फॉल करता है तो वो रेस यानी कि पोलराइजेशन सेम होगी, राइट। तो यहाँ ये नॉर्मली फॉल कर रहा था, फिर फर्दर यानी उस दोनों के बीच एंगल दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एंगल इस दोनों के बीच एंगल सर ये थीटा। फर्स्ट स्लाइड है। हाँ फर्स्ट होगा क्या कि यहाँ हमने कहा कि if rays fall normally
ऑन द स्क्रीन। नॉर्मली फॉल करने से क्या फायदा होगा बच्चे लोग, मैंने क्या कहा अभी? नॉर्मली फॉल करने से दोनों की पोलराइजेशन सेम होगी। जैसे देखिए मैंने कहा था कि ऐसा, अगर मैं एक एग्जांपल कहता हूँ, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से, अगर दोनों पैरेलल है, दोनों के आपको लग रहा है कि वाइब्रेशन एक हो सकता है, क्योंकि वाइब्रेशन दोनों पे परपेंडिकुलर होता है, दोनों की वाइब्रेशन एक है। अब दूसरा, अगर नॉर्मली नहीं फॉल करे तो देखिए एक ऐसा, और सपोज कीजिए कि एक ऐसा, ऐसा। इसमें देखिए, इसमें अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करना चाहूँ तो इस पे तो नॉर्मल में ऐसे ड्रॉ करूंगा, शायद ये अभी बेटर हॉरिजॉन्टल नहीं। अब देखिए कि पहले पे नॉर्मल कैसे ड्रॉ होगा, तो पहले पे नॉर्मल ऐसा ड्रॉ होगा। इस पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं ऐसा, आपको लग रहा है कि ये अभी परपेंडिकुलर है, ये वाइब्रेशन इसके प्रोपगेशन पे परपेंडिकुलर है, दूसरे वाले में नहीं सर। दूसरे पे परपेंडिकुलर है ना। तो नॉर्मल यानी दोनों अगर इक्वली नॉर्मल हिट करेगा तो होगा क्या कि दोनों की वाइब्रेशन सेम होगी। दोनों की वाइब्रेशन सेम होने से फायदा क्या होगा, both the rays will have same vibration। सेम वाइब्रेशन से क्या होगा, सेम वाइब्रेशन होता है तो क्या फर्क पड़ता है, या आप एक स्टेटमेंट शायद और मैं लिख देता हूं तो याद आए सेम वाइब्रेशन से, दैट इज सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। सेम स्टेट पोलराइजेशन से क्या बेनिफिट होता है, कुछ याद है क्या होगा? इंटरफेरेंस होता है। हाँ, therefore they can create इंटरफेरेंस। तो हमेशा होता है बच्चा, बट ये कैसा इंटरफेरेंस देगा, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस देगा, मतलब इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होंगे, दिखाई देंगे। सो दे कैन क्रिएट सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। ये अगर वो दोनों यानी सेम पोलराइजेशन नहीं है तो इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो अभी ये जो नॉर्मली फॉल कर रहा था उसका एक ही चीज समझी है कि नॉर्मली फॉल करने से सेम पोलराइजेशन होगा, सेम पोलराइजेशन से बेनिफिट क्या होगा कि इंटरफेरेंस होगा, ये वो कहना चाह रहा है। अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे आते हैं कि उस दोनों के बीच एंगल थीटा है, और अगर उस दोनों के बीच एंगल थीटा है, मान लेते हैं कि इसका डिस्टेंस अभी डी है, और ये भी मान लेते हैं कि इसका जो सेपरेशन था यानी ये कैपिटल डी है, ऐसा। मुझे बताइए फ्रिंज विड्थ का क्या फॉर्मूला होगा ऐसे बीटा वाली इक्वल सिचुएशन? टू लैम्डा बाय थीटा। हाँ, तो फ्रिंज विड्थ हम ऐसा लिख सकते हैं, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होगा लैम्डा डी बाई डी, ऐसा। लैम्डा डी बाई डी फ्रिंज विड्थ कहा जा सकता है। यहाँ से उस डायग्राम से हम एक इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। यहाँ मुझे बताइए थीटा इजकल टू क्या होगा फ्रॉम डायग्राम, यहाँ पे tan थीटा या रफली थीटा। थीटा इजकल टू आप लोग क्या लिख सकते हैं, स्मॉल डी बाई कैपिटल डी लिखा जा सकता है, हाँ सर। राइट। और Yes, यहाँ हमारा बीटा इजकल टू क्या है, लेमडा डी बाई डी है। इसी को अगर कोई लिखना चाहे तो कैसे लिखेगा, लेमडा और इसे डी बाई डी लिख सकता है ना ऐसे। हाँ और लेमडा डी बाई डी को भी हमने क्या निकाला है कि क्या होगा रफली थीटा। थीटा। तो फ्रिंज विड्थ जो होगा वो लेमडा बाई थीटा हो जाएगा। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं हाँ हो गया था ना। 0.216। हाँ, अब आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लेमडा दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, तो फिर आप यानी पुट कर सकते हैं। सो यहाँ पे पुटिंग लेमडा की वैल्यू, सो लेमडा की वैल्यू है 20 पाई इंटू 10 टू द पावर -8 मीटर, और यानी थीटा की वैल्यू है
पाई डिवाइड बाई 1080 रेडियन, और जब आप पुट करेंगे तो फिर आपको बीटा की वैल्यू आ जाएगी। बीटा कितना आ जाएगा? बीटा की वैल्यू 0.216। 0.216। अच्छा, बी। हाँ, बी ऑप्शन सही है। ओके, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कौन सा मैं सॉल्व कर दूं, किसमें डाउट है? सर एक क्वेश्चन है ना 3 स्लिट वाला, उसमें ना 2 से, सर वो क्वेश्चन मेरे बुकलेट में नहीं है पर नई वाली में है, तो उस अच्छा क्वेश्चन को आप कर दे। वो 3 स्लिट है, 2 में से सेम इंटेंसिटी है और तीसरे में से 5। अच्छा, यानी आप क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं, पेज 48 हाँ, पे। ये मुझे बताइए, इससे पहले किसी को कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 कोई इजी या डिफिकल्ट हो, ऐसा कोई मैटर नहीं करता। आपको अगर इजी क्वेश्चन में भी डाउट है तो आप आराम से पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी आज थ्योरी क्लास नहीं है, डाउट क्लासेस है। जहां भी आपको डाउट हो आप पूछ लीजिए। तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसमें से किसी में भी डाउट है तो बताइए। 6 में कर दूं, पेज 48 यानी जैम 2021 पे, या हो गया है आप लोगों से? तो वो बता दीजिए, वो भी क्वेश्चन नहीं है मेरे। अच्छा, क्या है? पेज 48 क्वेश्चन नंबर 6, जैम 21। क्वेश्चन देखिए कि क्या है। दो वेव का इक्वेशन दिया हुआ है। मान लेते हैं कि एक वेव ऐसा है, गिवन है ये। सो एक वेव का इक्वेशन है ए ई टू द पावर आयोटा, और यहाँ पे के नॉट बाई 2, और फिर यहाँ से √3 x प्लस वाई और माइनस ओमेगा टी। ये आपका एक इक्वेशन है। और कर लिए सर ये। ठीक, सेकंड जो है वो ए ई टू द पावर आयोटा, और इसकी वैल्यू है के नॉट बाई √2, और यहाँ से हम लिखेंगे तो ये एक्स प्लस वाई माइनस ओमेगा टी। अब आपसे पूछ रहा है कि यानी इन गिवन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ एम और इंटीजर। अच्छा, मैक्सिमा के लिए पूछा है, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। मुझे बताइए, आप सॉल्व कर लेंगे या मैं सॉल्व कर दूं? मैक्सिमा का कंडीशन क्या होगा? बच्चे लोग कर लेंगे आप? मेरा हो गया। किसी को डाउट है मैं कर दूं? देखिए, यहाँ पे आपको मैक्सिमा का कंडीशन पूछे तो आपको सबसे पहले फेज डिफरेंस निकालना होगा। तो फेज डिफरेंस इक्वल टू होता है क्या है? डेल्टा फाई की वैल्यू। तो ये आपको लिखना होगा φ2 माइनस φ1। φ2 कितना होगा? तो φ2 आपका है के नॉट बाई √2, और यहाँ से एक्स प्लस वाई माइनस ओमेगा टी, ये φ2 की वैल्यू है। या आयोटा आप, यानी आयोटा यानी इसमें हम लिख सकते हैं, बट आयोटा तो एक्सपोनेंशियल में होगा। असली फाई जो होगा ये होगा। सो ये के नॉट, क्योंकि हम जब कभी ऐसा लिखते हैं ना ई टू द पावर आई थीटा, तो क्या होता है? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होता है ना। तो थीटा वाला पार्ट तो यही होगा ना, थीटा वाला पार्ट जो होगा ये होगा। तो इसको हमने कहा कि ये φ2 है, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा φ1 है। तो φ2 माइनस φ1 जब हम करेंगे तो हमारे पास यानी आ जाएगा ये यानी के नॉट और बाई 2, और यहाँ से √3x प्लस वाई माइनस ओमेगा टी, और ये ऐसा। ये फेज डिफरेंस का हो जाएगा। फिर आपको इसमें यानी अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? के नॉट कॉमन है, और फिर एक्स आपका कॉमन है, ओमेगा टी आपका कैंसल आउट हो जाएगा। तो फाइनली आपका बचेगा ये, इसे आप अगर लिखना चाहें तो ये के नॉट आप कॉमन निकाल सकते हैं। तो पहला टर्म जो बचेगा पहले वाले में से ये x√2, और यहाँ पे बचेगा √3 2x। √2 तो माइनस √3। हाँ, x√2 माइनस होगा √3/2x, यही ना? √3/2x। ये पहला टर्म्स आपका ये बचेगा के नॉट। उसका फिर दूसरा टर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा टर्म्स आपका होगा y, यानी के नॉट अगर हम लिखें, या फिर के नॉट और फिर y/2, या y/√2, और फिर इसमें से अगर माइनस किया जाए तो ये आपका होगा यानी के नॉट √2x। सो अगर इसको हम लिख लेते हैं तो यानी y/2।
y/2 ये ऐसा। सो ये आपका फेज डिफरेंस हो जाएगा। फेज डिफरेंस आपको अगर मैक्सिमा करना है तो फिर आप कैसे सॉल्व करेंगे फेज डिफरेंस मैक्सिमा इसको के लिए? इसको 2m पाई के बराबर इक्वेट हाँ, कर देंगे। तो फोर हम ऐसे कहेंगे फोर मैक्सिमा, क्योंकि ये फेज डिफरेंस था। फोर मैक्सिमा डेल्टा फाई की जो वैल्यू होनी चाहिए वो m के टर्म्स में अगर है तो 2m पाई ऐसा। फिर आगे आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। आगे अगर हम लिख सकते हैं तो फिर k नॉट हमारा कॉमन आ जाएगा, और फिर आप इसे अगर लिखना चाहें तो फिर ये टर्म्स आ जाएंगे, यानी 1/√2 माइनस √3/2, और फिर ये यानी x। दूसरा वाला जो टर्म्स होगा वो k नॉट, और फिर यहाँ पे आप इसे लिख सकते हैं 1/√2 माइनस 1/2, और फिर ये y इक्वल टू 2m पाई। इसे फिर आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे मैं सॉल्व कर दूं या फिर हो जाएगा आगे आप लोगों को? जहाँ पे ओके, k नॉट की वैल्यू आप क्या लेंगे बच्चे लोग? k नॉट की 2 वैल्यू पाई कितना बाय होगा? लैम्डा। 2 पाई बाय, और नॉट बता रहा है कि ये लेमडा नॉट है। लेमडा नॉट मतलब, लेमडा नॉट मतलब क्या? मीन वेवलेंथ। हाँ, वेवलेंथ इन एयर। के नॉट क्या शो कर रहा है? वेवलेंथ इन एयर। एयर की जो वैल्यू वेवलेंथ होगी वो लेमडा नॉट होगा। ऐसा सच लिखा हुआ नहीं है, बट स्टैंडर्ड नोटेशन अगर कोई के नॉट कह रहा है इसका मतलब जो होगा वो यानी 2 पावर लेमडा नॉट होगी। या यहाँ पे हालांकि लेमडा नॉट लिखा हुआ नहीं है तो हम लेमडा नॉट को छोड़ देते हैं। यानी इसका जो लेमडा होगा वो वेवलेंथ इन एयर का होगा। ठीक है बच्चे लोग? क्लियर है बच्चे लोग? सर यस सर। सर एक बार फर्स्ट स्लाइड दिखाइएगा तो सर स्क्रीनशॉट लेना है उसको। ये या इससे पहले वाला? सबसे पहले हाँ ये हाँ, सबसे पहले ये। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मुझे क्वेश्चन बताइए कौन सा? सर 8 वाला जो ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, क्वेश्चन नंबर सर 7 सब। 7 भी। हाँ सर ठीक है, फिर मैं 7 कर देता। 12 लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वैसे शायद क्लास में मैंने ऐसा बताया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 48, जैम 2018। क्वेश्चन 7 देखिए क्या कह रहा है कि अगर मान लेते कि ऐसा YDSC सिस्टम है और लाइट कैसा फॉल कर रहा है, तो लाइट यानी 400 to 700, यानी यहाँ जो लाइट फॉल कर रहा है वो व्हाइट लाइट है 400 to 700 नैनोमीटर की। इसको हम व्हाइट लाइट कह सकते हैं, यानी इसमें सारा वेवलेंथ है, सारा वेवलेंथ है ये। अब ये जब इस पे फॉल कर रहा है तो फिर यहाँ पे यानी इंटरफेरेंस क्रिएट होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न। इसने सर्टेन पोजीशन दे रखा है स्क्रीन का। मान लेते हैं कि कुछ पोजीशन ऐसा है या जहाँ पे कोई एक पोजीशन है P। यहाँ पे पावर डिफरेंस कितना है P पॉइंट पे? तो इसने दे रखा है पावर डिफरेंस 5000 नैनोमीटर है ये। तो कह रहा है यहाँ पे कौन सा वेवलेंथ अपीयर होगा। तो होगा क्या कि अगर वहां पे कौन सा वेवलेंथ अपीयर होगा बच्चा, जैसे यहाँ से अगर मान लो कि कोई रेज गया और ये रेज गया, यहाँ पे ये रेज दिखाई देगा, इसका मतलब इस रेज का क्या हो रहा होगा? कौन सा इंटरफेरेंस? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अगर सपोज करो ये व्हाइट लाइट में ये भी कलर होता है ना, ये वहां पे गया, वहां पे अगर इसका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो दिखाई देगा। सपोज करो कि हमारे पास रेड है, यानी रेड कलर, और रेड अगर यहाँ पे गया और रेड भी आपस में क्या हुआ, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो वहां पे रेड भी दिखाई देगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जहाँ पे पावर डिफरेंस 5000 नैनोमीटर है वहां पे क्या क्या दिखाई देगा। तो आपको सॉल्व कैसे करना पड़ेगा? तो होगा क्या कि यानी कौन सा दिखाई देगा, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? सो ऑल दी कलर यानी लैम्डा which have constructive interference
interference at the point P will appear at that point. यानी उस पॉइंट पे जिसका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वो अपीयर होगा। अब ये लिख लिया आप लोगों ने? नहीं सर। हाँ, तो ये लिख लीजिए, जिस पॉइंट का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वो पॉइंट पी पे अपीयर होगा। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का यानी कंडीशन लिखिए, फिर वहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन क्या होगा, तो पाथ डिफरेंस इक्वल टू एन लेमडा। एन लेमडा पाथ डिफरेंस है क्या हमारा, तो 5000 नैनोमीटर इक्वल टू एन लेमडा। और फिर कौन सा कलर अपीयर होगा, तो लेमडा इक्वल टू फिर कितना हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 5000 नैनोमीटर डिवाइड बाई एन। अब एन की वैल्यू पुट कीजिए और फिर आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। एन की वैल्यू पुट करके फिर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाए, आप अगर लिख लीजिए तो फिर मुझे बताइए। ओके सर। सर हम्म सर पॉइंट पी पे टाइम टू टाइम कलर वेरी करेगा ना? कलर वेरी नहीं करेगा एक्चुअली, सारा कलर ना यानी वहां पे इकट्ठा अपीयर्ड होगा। टाइम टू टाइम आपको कैसे लग रहा है, जैसे देखिए रेड अगर गया, रेड अगर वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया, इसका मतलब रेड का वहां पे मैक्सिमा दिखाई देगा। ब्लू कलर गया, ब्लू अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा तो ब्लू कलर का मैक्सिमा दिखाएगा। ऑलमोस्ट सारे जो होंगे वो इकट्ठा जाएंगे, क्योंकि यानी यहाँ जो स्पीड होगी सबकी सेम होगी, तो उस पी पॉइंट पे सब जो जो कलर का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वो सारा दिखाई देगा और इकट्ठा दिखाई देगा। थोड़ा बहुत सपोज कीजिए व्हाइट लाइट, हाँ बताइए। सर व्हाइट लाइट तो नहीं दिखाई देगा ना? नहीं, अगर सारा कलर वहां पे कुछ होगा लाइट तो तब मिसिंग व्हाइट होगा, लाइट होगा कुछ ना। तो मिसिंग होगा। सारा कलर अगर होगा तब तो आप तो पहले से सॉल्व कीजिए, फिर देखिए कि कौन कौन सा कलर होगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि 4 एन की वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं तो लेमडा आपका कितना आएगा, तो लेमडा आएगा 5000 नैनोमीटर डिवाइड बाई एन। एन की वैल्यू आपने 1 माना है, इसका मतलब 5000 नैनोमीटर। ये कलर वहां पे दिखाई देगा क्या, नहीं, यस। क्योंकि ये ग्रेटर नो देन सर। कितना है, ग्रेटर देन 700 नैनोमीटर विजिबल है। रेंज से ज्यादा हाँ, है। तो इसे हम कहेंगे यस सर। बियॉन्ड ऑफ विजुअल रीजन, बियॉन्ड ऑफ विजुअल रीजन, तो ये नहीं दिखाई देगा। फिर n इक्वल टू आप पुट करना शुरू कीजिए, क्या लग रहा है जहां से आपका आंसर आ जाएगा। n की वैल्यू अगर सपोज कीजिए हम 2 रखते हैं तो फिर लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 5000 डिवाइड 2500। बाई 2, ये आ जाएगा 25000 नैनोमीटर। ये भी 700 से ग्रेटर ही है ना, हाँ, तो ये भी नहीं दिखाई देगा। इसी तरीके से मुझे बताइए n की किस वैल्यू के लिए दिखाई देना शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है अगर आप 7 से। 7 से, ठीक है। हाँ, 7 नहीं, उससे पहले भी दिखाई दे सकता है ना। अगर 5 डालूं तो कितना होगा, तो देख 5 डालने तो कितना होगा, 1000 ना, 1000 होगा। 5 डालने तो 1000 आएगा, ठीक है। इसका मतलब 6 से भी नहीं होगा, ठीक है, 7 से ही होगा। तो 7 की अगर हम वैल्यू पुट करें तो लेमडा की वैल्यू 5000 डिवाइड बाई 7 कितना आएगा, ये 625। 625 कैसे, ये 7 से शुरू होगा ना। 8 से स्टार्ट होगा सर, वो नीचे हाँ, 7 से 7 से 14 आएगा सर, मतलब 7 से 14 एनएम है वो। हाँ 714 सॉरी सर, हाँ 714 पॉइंट, सब कुछ आएगा, ये भी कैल अच्छा उसमें लेंगे ठीक है, नहीं। ठीक है, कुछ ऐसा आएगा। ये हमारे शायद ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि 700 से ही अगर फॉल करवाया जाएगा तो ये नहीं होगा। तो ये भी क्या होगा, बियॉन्ड ऑफ विजुअल रीजन ही है, तो ये भी नहीं होंगे। अब शायद होना शुरू होगा। एन की वैल्यू 8 पुट करेंगे तो बच्चे लोग
अब 625 आएगा। 625। अब अगर ये आप 8 पुट करते हैं तो कितना 625 हाँ ये आपको दिखाई देगा। फिर इसका मतलब 9 के लिए भी दिखाई देगा। फाइनली मुझे लगता है 11 तक शायद दिखाई देगा। 9 के लिए भी आप पुट करेंगे तो भी दिखाई देगा। सो 9 के लिए कितना होगा 555.55। 555.55 ना। तो अब आपको इसका मतलब लग रहा है कि क्या क्या सब कलर दिखाई देगा। एक तो ये कलर दिखाई देगा, ये कलर दिखाई देगा, एक और फिर आप क्या कीजिए 10 पुट कीजिए तो 10 तो आपको सीधा सीधा कितना देगा, यानी अगर 10 पुट करेंगे तो 5 देगा जो ऑब्वियसली दिखाई देगा ना। एन की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 10 पुट करते हैं तो लेमडा की वैल्यू कितनी होगी 500 नैनोमीटर दिखाई देगा। तो ये भी दिखाई देगा आपको। 12 तक दिखाई देगा। अच्छा Yes, 12th sir. तक ठीक है। तो फिर आप यहाँ पे 11 पुट कीजिए, 12 पुट कीजिए, ये सारा दिखाई देगा। ठीक है बच्चे लोग, आप लेमडा निकाल लेंगे कि क्या क्या सब वहां पे दिखाई देगा। हाँ सर। ठीक, ये लिख लिया आप लोगों ने। ये सारा कलर जो होगा जिस सबका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वो वहां पे अपीयर्ड होगा। और बच्चे लोग आगे बताइए किस क्वेश्चन में डाउट है। सर 8 वाला बता दीजिए। 8th वाला ठीक। क्वेश्चन 8 कब आया था ये जैम के किस ईयर में 2015। हाँ 2015। ये क्वेश्चन क्या है 3 स्लिट के साथ है। अभी तक हमने 2 स्लिट के साथ पढ़ा था बट ये क्वेश्चन 3 स्लिट के साथ है। 3 स्लिट के बाद यानी जो अरेंजमेंट है इसके बीच से यहाँ पे इसको इसने मिड पॉइंट माना है और मिड पॉइंट पे सपोज कीजिए कि ऐसा स्क्रीन है और ये पॉइंट अब यहाँ से पहले से रेज ए से निकला किसी पॉइंट पी पे गया, फिर रेज बी से गया किसी पॉइंट पी से, यानी इस वाले पॉइंट से सेकंड से ये यहाँ पे गया, थर्ड यहाँ से कोई गया और यहाँ पे गया ये, और इसकी जो वैल्यू दिया हुआ है वो 15 mm कहाँ से तो मिड पॉइंट से। तो इसकी मिड पॉइंट की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, यानी यहाँ से यहाँ ये 15 mm है, यहाँ से यहाँ ये 15 mm ये, और वो 15 mm हो गया। ये वैल्यू यहाँ से यहाँ 1 मीटर है ये, और डी की वैल्यू यहाँ पे 3.22 mm, ये D1 की वैल्यू है। D2 की वैल्यू अगर हम यहाँ से देखें तो DT की वैल्यू है 2.04 mm, ये D2 की वैल्यू है। और सबका इंटेंसिटी दिया हुआ है। पहले का इंटेंसिटी कितना दिया हुआ बच्चा 2 तो पहले और का दूसरे है का भी 2। 2 मिली वॉट मीटर स्क्वायर। ऐसा ही सेकंड का है, यानी इस दोनों का सेम है। थर्ड का है यानी I3 की वैल्यू दी हुई है 5 मिली वॉट स्क्वायर, यानी मिली वॉट मीटर स्क्वायर। ऐसा ये I3 है। अब ये पूछ रहा है बताइए कि वहां पे नेट इंटेंसिटी क्या होगा, क्या प्रोसेस करेंगे आप नेट इंटेंसिटी का। वेवलेंथ भी दिया है 600 नैनोमीटर सारे का। तो अब वहां पे नेट इंटेंसिटी क्या फेजर होगा तो लगा उसके के लिए सॉल्व कर सकते हैं हाँ सर। उसको हम क्या करेंगे कि पहले इक्वेशन लिखेंगे। तो लेट E1 इजकल टू हम ऐसा लिख रहे हैं कि E0 या फिर इसे हम ऐसा कहते हैं कि E1 लिख लेते हैं E0 1, और यहाँ पे साइन और यहाँ पे K और इसे S1P माइनस ओमेगा टी, और ये पहला इक्वेशन। सिमिलरली E2 की बात करेंगे तो E2 की एम्पलीट्यूड मान लेते हैं अभी डिफर है, बाद में हम कर लेंगे कि ये इक्वल है। तो ये हो जाएगा साइन KS2P माइनस ओमेगा टी ऐसा। और फिर सिमिलरली E3 की अगर हम बात करते हैं E3 का
तो ये मान लेते हैं कि E03 और फिर यहाँ पे साइन KS3P माइनस ओमेगा टी। ये तो 3 हमारे पास वेव है। अब वहां पे नेट इंटेंसिटी कितनी होगी तो उसका हमें क्या करना होगा, नेट एम्पलीट्यूड निकालना होगा। तो नेट एम्पलीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल करने से। सो यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन, नेट ई जो होगा वो क्या लिखा जा सकता है, तो ये लिखा सकता है E1 प्लस E2 प्लस E3 ऐसा। अब मुझे बताइए कि इसका नेट आप कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा कोशिश कीजिए, दिमाग अप्लाई कीजिए, बताइए कि नेट आप कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सुपरपोजिशन क्या वाला सर। कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। बताइए बच्चे लोग कैसे निकालेंगे नेट। 3 वेव को ऐड करना आता है आप लोगों को, किस तरीके से हमने 3 वेव को ऐड किया था, क्या क्या तरीका है वेव को ऐड करने का। फेजर मेथड, कॉम्प्लेक्स मेथड। फेजर मेथड और कॉम्प्लेक्स मेथड। हाँ, 3 बताया तो था एक तो तरीका है कि आप इसको फेजर से कीजिए, तीनों का फेजर बनाइए, और फिर दूसरा तरीका है कि तीनों का कॉम्प्लेक्स लिखिए, फिर कॉम्प्लेक्स से सॉल्व कीजिए। बट ये तीनों ना थोड़ा सा काफी लेंथी होगा। एक बार हम 2 का ऐड करके देखते हैं। 2 का ऐड इसलिए हम अभी करना चाह रहे हैं कि इसका भी 2 है और इसका भी 2 है, दोनों का 2 है। अगर दोनों आउट ऑफ फेज में तो आपको लग रहा है कि ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर दोनों का इक्वल एम्पलीट्यूड है, दोनों कंस्ट्रक्टिव होंगे, तब तो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा इंटेंसिटी। बट दोनों डिस्ट्रक्टिव हुआ तो फिर क्या होगा, इक्वल एम्पलीट्यूड का चीज अगर आपस में 0 आउट ऑफ फेज यानी मीट करता है तो क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है। 0। हाँ ठीक है बच्चे लोग, 0 हो जाएगा ना। तो हम अभी क्या Yes, sir. करेंगे, एक बार देखते हैं कि फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने के बाद, क्योंकि थर्ड तो ऑलरेडी क्या है, वो सबसे अलग है। तो यानी थर्ड तो किसी से 0 नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट सेकंड आपस में यानी इंटरेक्ट करे, और अगर वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो 0 हो जाएगा, तो हमारा काम ना इजी हो जाएगा। अगर 0 नहीं हो तब तो फिर हमें कॉम्प्लेक्स मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि एक सबसे इजी तरीका क्या है कि सबका फेजर लिखिए फिर सबको सॉल्व कीजिए, बट वो काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। दूसरा तरीका है कि 2 को ऐड करके देखते हैं, अगर दोनों का आउट ऑफ फेज हो गया तो फिर वो दोनों गायब हो जाएगा, फिर हमारा तीसरा आंसर जो होगा वही रहेगा। जैसे देखो कि ये 2 रेज है, ये रेज और ये रेज, अगर ये दोनों आपस में लड़ने लगे इस पॉइंट पी पे, तो आपको क्या लग रहा है, दोनों की ताकत इक्वल है ना, और दोनों अगर आउट ऑफ फेज में लड़े तो फिर क्या होगा, दोनों मारे जाएंगे ना। यस सर। फिर राज किसका सर। होगा, जो बलवान होगा सिर्फ 5 वाले तीसरे का। का। मतलब 5 को लगा। हाँ, तीसरे का ना, अगर पहला दूसरा दोनों आउट ऑफ फेज में हो जाए तो तीसरे का राज होगा, और तीसरे की इंटेंसिटी कितनी है, 5। इसका मतलब अकेला पी 5 पॉइंट पे कौन दिखाई देगा, तो तीसरा रेज दिखाई देगा कितनी इंटेंसिटी के साथ, तो 5 के साथ। 5 क्लियर है ये। यस। ओके, सो अब हमें क्या करना होगा कि इसके बीच फेज डिफरेंस निकालनी होगी, क्योंकि आउट ऑफ फेज मीट करने के लिए फेज डिफरेंस कितना चाहिए, सब एक दूसरे को पाई। एक दूसरे को आपस में मारकाट करे तो उसके लिए फेज कितना, टोटली डिस्ट्रॉय कर दे 2n दूसरे को, + 1 π/2 के टर्म में चाहिए। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई ना, ऑड मल्टीपल sir. ऑफ पाई ना। ठीक, तो एक बार हम क्या करते हैं, E1 + E2 को ऐड करके देखते हैं, फिर अगर वो दोनों डिस्ट्रॉय हो गया तब तो सिर्फ E3 बचेगा। तो यानी देखते हैं कि फेज डिफरेंस कितना है। पहले सर हम पहले या ये ऐसा, फेज, सर हाँ बताइए सर। सर इंटेंसिटी सीधा 4I0 cos² δ/2 से कैलकुलेट नहीं कर सकते थे वहां से, इतना इसके बाद इंटेंसिटी भी निकालना ही पड़ेगा। क्या इस दोनों को, हाँ, अगर 2 वेव की इंटेंसिटी निकालनी है, सेम एम्पलीट्यूड है, तो 4I0 cos² δ/2 से कर सकते हैं, कर सकते हैं। है ना। तो डेल्टा वहां पे हमने रखा था 2π/λ इनटू पार्ट डिफरेंस, पर उससे आंसर आ ही नहीं रहा, इंटेंसिटी 0 नहीं आ रही। अच्छा, देखता हूँ करके बताता हूँ आपको। फेज डिफरेंस बिटवीन दी E1 एंड E2, इस दूसरे के बीच फेज डिफरेंस कितना होगा। फेज डिफरेंस का क्या होता है फॉर्मूला बच्चे लोग, 2π/λ इनटू पाथ डिफरेंस। पाथ, दोनों के बीच पाथ डिफरेंस कितना होगा, ये होगा दोनों के बीच पाथ डिफरेंस।
हाँ होगा। ठीक। अब मुझे बताइए कि अगर यानी ऐसा ये पार्ट डिफरेंस है ना, और अगर मैं ऐसा कहता हूं कि इफ d इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल D, यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? एक बार जरा देख के मुझे बताइए कि टी यानी साइन थीटा के यहाँ पे बराबर। d की वैल्यू कितनी है या d1 की वैल्यू? सर 3.22 mm। 3.22 mm। आपको लग रहा है ये काफी कम है 1 मीटर से? हाँ बच्चे लोग, ऐसा लग रहा है ये Yes, काफी कम है? जी सर। इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं, वहां पे पार्ट डिफरेंस का कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? डी साइन थीटा। डी साइन थीटा ना, वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया जा सकता है। यहाँ पे ये चीज काफी कम है, इसका मतलब आप इसको कह सकते हैं, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये इसका मतलब आप यहाँ पे ये कम है तो फिर आप इसे कह सकते हैं यानी या यहाँ पे इफ के जगह हम इसे ये कर देते हैं, ऐसा है, इसलिए इस चीज को लिखा जा सकता है 2π/λ, और इसे लिखा जा सकता है d1 साइन थीटा। d1 साइन थीटा ना, क्योंकि दोनों के बीच यानी हाँ कितना सर। था? d1 था। डी वन। अब अगर हाँ एंगल स्मॉल होगा, एंगल आपको लग रहा है कि स्मॉल होगा क्या यहाँ पे? थीटा की वैल्यू आपको क्या लग रहा है पी पॉइंट पे? क्या करेंगे आप थीटा की वैल्यू? आपको लग रहा है कि ये थीटा काफी स्मॉल होगा बच्चे लोग? ये नहीं। थीटा, ये थीटा किसी को लग रहा है काफी स्मॉल? थीटा मुझे बताइए कैसा लिखेंगे आप, कितना लिखेंगे? थीटा इजकल टू, हम तो साइन थीटा से किए थे सीधा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाँ 15 वैसे अपॉन। थीटा, थीटा आपको क्या लग रहा है? अगर हम रफली थीटा लें तो कितना? टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू 15 mm/1 मीटर होगा। हाँ होगा। आपको लग रहा है कि ये काफी यस। स्मॉल है? एंगल स्मॉल लेके होगा ना वो चीज। अच्छा चलिए यहाँ पे हम करते हैं, पहले एक बार टेन थीटा की वैल्यू लिखते हैं। टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू कितना बचे लोग? 15 mm डिवाइड बाई कितना? 1 1 मीटर। मीटर। 15 mm और 1 मीटर में कितना mm होता है? 10⁻³ 3 3 प्लस, सॉरी। हाँ हाँ। हाँ। आपको लग रहा है कि ये आपका, मैंने क्या कहा था कि ये कब होता है, यानी यानी ये एंगल वाला रूल कब अप्लाई होता है? कब अप्लाई होता है सर बच्चे? अच्छा हाँ, जब रेस पैरेलल होती हैं, हाँ याद आ गया। जब डी मच मच लेस देन कैपिटल टी हो। मैंने कहा था जब थीटा 10⁻³ रेडियन से कम हो, मैंने ये कहा था कि 10⁻³ रेडियन से कम हो तो हम इसे कर लेते हैं लगभग। Yes, बच्चे sir. लोग, लगभग उसका हाँ। सर हाँ कहा था कि लास्ट लिमिट क्या हो, 10⁻³ रेडियन से जब अगर कम हो तो लगभग टेन थीटा थीटा होता है। तो टेन थीटा अगर ऐसा है, काफी स्मॉल है, हम इसे कह सकते हैं स्मॉल एंगल, काफी स्मॉल एंगल है। और स्मॉल एंगल है तो हम ऐसा कह सकते हैं दैट इज टेन थीटा को लगभग थीटा कहा जा सकता है, और लगभग अगर थीटा हो तो फिर से साइन थीटा भी कहा जा सकता है। टेन थीटा अगर स्मॉल हो तो टेन थीटा थीटा या साइन थीटा कहा जा सकता है। इसका फिर पार्ट डिफरेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो पार्ट डिफरेंस पे इम्पैक्ट पड़ेगा 2π/λ। यहाँ पे हमने कहा था d साइन थीटा, इसी को लगभग क्या लिखा जा सकता है बच्चे लोग? 2π/λ d1। साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है? टेन थीटा लिखा जा सकता है, अभी हमने कहा एंगल काफी हाँ स्मॉल है तो टेन थीटा, या इसको फिर क्या लिखा जा सकता है? 2π/λ d1। टेन थीटा को लिखा जा सकता है y/d। बच्चे ऊपर लोग निकाले तो है वही है ना। अब देखिए यहाँ पे d1 की वैल्यू कितना है? यहाँ पे 3.22 3.22। mm d1 की वैल्यू ये। लेमडा की वैल्यू कितनी है? 600 नैनोमीटर। 600 नैनोमीटर। और y की वैल्यू कितनी है? 15 mm। 15 mm। d की वैल्यू कितनी है? कैपिटल 1 से 1 मीटर। 1 मीटर ना, या फिर आप इसे कह सकते हैं 1000 mm। ये अब सारा वैल्यू पुट कर दीजिए, पुटिंग वैल्यूज कितना आएगा जरा बताइए मुझे। पाई को छोड़ दीजिएगा, इधर सब कैलकुलेट कर लीजिए। पुटिंग वैल्यूज वी गेट, पाई को रखिए इधर, सब कैलकुलेट कर लीजिए सारा। एक बार कैलकुलेट करके मुझे बताइए आप लोग कितना आएगा, पाई को छोड़ करके और ये सारा वैल्यू।
3162.038 पाई आया था। ये आएगा 161 पाई। एक बार अच्छे से कैलकुलेट कीजिए। यू विल गेट 161 पाई। यस सर 161 पाई क्या शो करता है? इट्स अ बिग रिलेशन। क्या शो करता है बच्चे लोग? 161 पाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है। हाँ यस ऑड सर, मल्टीपल ऑफ पाई है, इसका मतलब दोनों आपस में लड़ाई करेंगे या दोस्ती करेंगे? लड़ाई लड़ाई करेंगे। करेंगे। लड़ाई करेंगे ना। दोनों आउट ऑफ फेज में होंगे, और आउट ऑफ फेज में होंगे दोनों की ताकत इक्वल है क्योंकि दोनों की इंटेंसिटी सेम है। इसका मतलब दोनों बिल्कुल मारे जाएंगे। ठीक है सर यस सर, ना। और दोनों क्या होंगे? गायब हो जाएंगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ? हम इसे ऐसे कह सकते हैं, दैट इज E1 and E2 will create या will have destructive interference। दोनों का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये पार्ट लिख लिया आप लोगों ने? सर साइन थीटा से क्यों नहीं सॉल्व किए, उससे क्यों नहीं आ रहा है? साइन थीटा से भी शायद आ जाएगा या नहीं होगा क्या? आया। अच्छा, तो फिर आप वन इसे जनरली हमें ना कभी कभी जो क्वेश्चन सेट करता है उसकी भावनाओं को समझना चाहिए। हमने अभी तक जनरली पार्ट डिफरेंस कितना लिखा था? यानी थ्री साइन। हाँ साइन थीटा लिखा था। बट जब कभी y की वैल्यू हम लिखते हैं तो क्या टेन थीटा वाला यूज करते हैं ना? ये वाला फॉर्मूला हाँ कहाँ से आता है? y इजकल टू एन लेमडा डी बाई डी। वहां पे हम क्या कहते हैं? साइन थीटा इजकल टू टेन थीटा यूज करके तभी हम निकालते हैं ना। यस सर। हाँ, तो उसके भावनाओं को समझिए। उसने जो आंसर सेट किया होगा वो ऑलमोस्ट इस तरीके से सेट किया होगा। ठीक, हमें ठीक है। अपना ज्ञान वहां पे नहीं दिखाना है। वो क्या ज्ञान दे रहा है या क्या देना चाहता है उसको समझना और उसके तरीके से फॉलो करना है। तो ऑल्दो साइन थीटा वाला पार्ट जो होगा वो ज्यादा करेक्ट होगा, बट जनरली ट्रेडिशन हम क्या फॉलो करते हैं? लीनियर वाला निकालने के लिए टेन थीटा ना। हाँ हाँ, इसलिए हम ये फॉलो करेंगे। और ऑब्वियसली उसका इंटेंशन था, क्योंकि अगर वो पहला और दूसरा कैंसल आउट नहीं हो जाएगा ना तो ये प्रॉब्लम काफी लेंथी खींचेगा। तब जो 1 मिनट की थ्रेशोल्ड होती है जैम क्वेश्चंस का वो नहीं फुलफिल्ड होगा, यानी हो पाएगा। तो इसलिए उसने क्या किया था कि इस तरीके से वैल्यू रखी थी कि 161 पाई एग्जैक्ट आ जाए। आ ठीक है गया बच्चे सर। लोग? हाँ ओके, ठीक, यही तो है। गलती हुई थी इससे। सर तो एग्जाम में तो इतना बनाना पड़ेगा ना, फिर पता चलेगा हमको कि हाँ, एग्जाम में जनरली आपको ना आगे पीछे दाएं बाएं सोचना पड़ेगा। जो बिल्कुल एक ही तरीके पे, एक ही ऑप्शन पे या एक ही आइडिया पे रिजिड नहीं होना होगा। अगर सपोज कीजिए साइन थीटा से नहीं आ रहा है तो फिर आपको टेन थीटा वाला एक बार कोशिश करके देखना होगा कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये तभी सब आप में इम्प्रूवमेंट होगी जब ज्यादा से ज्यादा आप टेस्ट देंगे या आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करेंगे। क्योंकि आपको अच्छा खासा आता है, बट अगर आपने टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट नहीं किया तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो आउट ऑफ बॉक्स सोचना तभी आपसे हो पाएगा कि जब आप ना कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जब नए नए सिचुएशन को फेस करेंगे। तो होता क्या है कि आपने हो सकता है ऑप्टिक्स को समझ लिया हुआ हो, न्यूमेरिकल में अभी प्रॉब्लम शायद इसलिए अभी आपको हो रही हो कि अभी आप आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोच पा रहे हैं। थोड़ा सा हटके क्या पूछेगा वो, या वो पूछना क्या चाहता है वो फिर आप अभी यानी नहीं बता पा रहे हैं या उतना तक सोच नहीं पा रहे हो। तो वो थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तब आपको होगा कि सामने वाला अभी क्या इंटेंशन रख रहा है और उसे कैसे आंसर हमें देना है। ठीक है बच्चे लोग? यस सर। यस सर। ओके, सो ये है, यानी यहाँ पे लिख लिया था आप लोगों ने यहाँ तक? ये वाला पार्ट देखिए, हमने यहाँ से हाँ शुरू लिख लिया। किया यस और सर। यानी E1 E2 इस दोनों के बीच हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। इसका मतलब क्या होगा? दैट इज, या हम ये कह सकते हैं कि एज E1 एंड E2 हैव इक्वल इंटेंसिटी, it will cancel each other। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि जो नेट ई की जो वैल्यू थी E1 प्लस E2 प्लस E3, इस दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना आया? इस दोनों के बीच फेज डिफरेंस आया 161 पाई। 161 पाई।
इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। 161 पाई, इसलिए ये वाला पार्ट जो होगा वो 0 हो जाएगा। इसलिए फाइनल आंसर कितना बचेगा रिजल्टेंट का, ये सिर्फ बस E3 E3। सिर्फ E3 बचेगा। इसका तो यहाँ मतलब पे कि इंटरफेरेंस नहीं होगा ना? इसका मतलब फाइनल आंसर I का क्या होगा, तो I3 होगा। आप क्या कह रहे हैं आप? यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं शो करेगा ना? नहीं, ये दोनों तो इंटरफेरेंस क्रिएट किया ना। नहीं सर, बस अभी अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो वहाँ पे क्योंकि वो तो वैनिश हो जाएंगे सर, दिखेंगे ही नहीं होंगे वहाँ पे। नहीं, तो वो दो इंटरफेरेंस के कारण ही वैनिश हुआ। वैनिश इसलिए हुआ कि वो इंटरफेरेंस हुआ है। मतलब पैटर्न देखने को मिलेगा सर हमें वहाँ पे कोई पी पॉइंट पे, इसके पैटर्न अराउंड मतलब? हाँ होगा, पैटर्न होगा, क्योंकि देखिए अगर सपोज कीजिए कि इस पॉइंट पे अगर डार्क आ रहा है तो किसी और पॉइंट पे ब्राइट आएगा ना। जहाँ पे ब्राइट पाथ होगा डिफरेंस वहां चेंज पे हो क्या रहा था। होगा, E1 प्लस E2 का मैक्सिमा प्लस सपोज कीजिए E3 जो आपस में है, और वो यहाँ पे ये तीनों की इंटरफ्रेंस हो रहे होंगे तो कुछ और नया चीज आएगा। एक पॉइंट पे ऐसा हुआ है ना। हाँ, ये होगा कि यहाँ पे ब्राइट वाला पार्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, सॉरी डार्क वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा, जिसको हम कहते हैं ना मिनिमा। तो मिनिमा में मिनिमा 0 नहीं होगा, मिनिमा की इंटेंसिटी मिनिमम जो होगी वो 5 यानी होगा, क्योंकि जहाँ 2 मर रहे होंगे वहां पे तीसरा रहेगा। तो ये मिनिमा वाला पार्ट है। जहाँ मैक्सिमा होगा वहां पे क्या होगा, तो तीन यानी हो सकता है तो तीनों का मैक्सिमा हो। तो मिनिमा मैक्सिमा तो पैटर्न वहां पे बनेगा ही ना। हाँ सर। ठीक, तो इसलिए सर वहां पे तो ब्राइट ना होगा, मतलब जहाँ पे हो रहा है तो हाँ, वो। अभी जहाँ पे ये E1 E2 आपस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहां पे तो ब्राइट होगा। क्लियर है? यस सर। हाँ, क्योंकि कुछ ना कुछ इंटेंसिटी वहां पे सर्वाइव होंगे, बट और जगह के कंपेरिजन में वो मिनिमा होगा, और जगह के कंपेरिजन में थोड़ा सा कम इंटेंसिटी होगा, क्योंकि जहाँ पे मैक्सिमा होगा वहां पे तो तीनों का सम ओवर होगा ना, तो वहां पे ज्यादा इंटेंसिटी होंगे। बट जहाँ पे मिनिमा होगा वहां पे कम इंटेंसिटी होगा, बट होगा, 0 नहीं होगा। सो आई होप ये वाला पार्ट समझ में आ गया बच्चे लोग। सर यस अगर सर। इसी क्वेश्चन में पूछ दे कि मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ होगी तो मैक्सिमम ऐसा इंटेंसिटी पूछ फिर तो सकता है आपको ना बहुत इस लंबी क्वेश्चन में? कहानी करनी पड़ेगी। होगा क्या कि पहले E1 E2 E3 के लिए फेजर लिखना होगा, फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर जब आएगा तो उसको डिफरेंशिएट करके देखेंगे कहाँ पे वो मैक्सिमा अटेंड करेगा, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा उसका पता करना कि मतलब कहाँ ऐसा पे। आ सकता है कि नहीं, हम ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन, मतलब नहीं ऐसा नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछ वो सकता है? काफी, देखिए जनरली ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपको 1 या 2 मिनट में हो जाए, जो कॉन्सेप्ट पे बेसिस हो, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं हो। अच्छा ठीक। ओके। हाँ, तीनों अगर इक्वल होता तो उसको भी फिर न्यूमेरिकली सॉल्व करना 1 मिनट में तो नहीं, बट 2-3 मिनट में हम सॉल्व करके बता सकते थे कि कहाँ पे मैक्सिमा होगा कहाँ पे मिनिमा होगा। बट अगर अभी तो यहाँ पे डिफर क्या है कि तीनों की जो स्लिट है, इस तीनों की इंटेंसिटी इक्वल नहीं है, स्लिट के बीच का सेपरेशन इक्वल नहीं है, तो ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, काफी मेहनत का काम है ये निकालना। ओके, सो क्वेश्चन 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 इसमें से किसी को कुछ पूछना है? 12? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यानी जैम 21 वाला क्या? यस सर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 जैम 21। 12 में कह रहा है लेजर बीम साइंस अलोंग ए ब्लॉक ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऑफ लेंथ 2 मीटर। अच्छा, शायद मैंने आपको पाथ डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट तो बताया है ना, यानी ऑप्टिकल पाथ हाँ वाला कॉन्सेप्ट, तब तो हो जाना हाँ चाहिए। हाँ। लेजर बीम साइंस अलोंग मटेरियल ऑफ 2 मीटर, इसकी 2 मीटर की लेंथ है। आंसर नहीं है। 2.5 part of beam goes the detector D1 while the other parts travel through the block and then hits the detector D2। ब्लॉक कैसा है, एक तो लेजर है, अच्छा एक ब्लॉक में जा रहा है और एक ट्यूब में जा रहा है, and then hit the detector। the time delay between the arrivals of the two light beam is 6.2। the speed up at the reflecting index of the block is। अच्छा, अच्छा इसने उसका ऊपर वाला जो था वो एयर है या खाली जगह? मान लेते हैं सर कि ये ऊपर ऊपर वाला वाला, एयर था। हाँ ऊपर वाला हम मान लेते हैं कि खाली जगह। ये एयर अच्छा, मान। हाँ ऊपर वाला मान लेते हैं यानी खाली है, और यहाँ जो है वो लिक्विड है, यानी यहाँ कुछ मीडियम है।
सो यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ जो मीडियम है ये N1 है और यहाँ जो मीडियम है ये N2 है। दोनों में टाइम गैप पूछ रहा है कि टाइम गैप कितना होगा। सो होगा क्या कि मान लेते हैं कि यहाँ जो टाइम लगा इसको हमने कहा T1 टाइम, यहाँ जो टाइम लगा वो T2 टाइम। अब मुझे बताइए कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? T इक्वल टू डिस्टेंस अपन वेलोसिटी होता है बच्चे लोग यस सर। हाँ ना। टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल, ये ऐसा, यानी T/L/V। अब मुझे बताइए कि इन एयर क्या होगा अगर हम एयर की बात करते हैं। L इन बाई एयर, सी हो जाएगा T। तो इन एयर या जो ऊपर वाला टाइम था उसको हम कहते हैं ये T1। तो T1 की वैल्यू L, क्योंकि लेंथ दोनों का सेम है। उसके बाद फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे V1 L और V अभी है क्या, तो ये एयर है, एयर। और एयर में इसकी स्पीड हम ऑलमोस्ट कितना मानेंगे? C के आसपास मान सकते हैं हाँ ना। तो इसे मान लेते हैं टाइम T1। और मीडियम में कितना होगा? इन मीडियम में T2 इक्वल टू अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे लेंथ सेम है और यहाँ पे हमें लिखना होगा V2 L। और मीडियम की स्पीड क्या होती है? C/N मीडियम होता है बच्चे लोग यस सर। ना। इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं NL/C, ऐसा लिख सकते हैं। बट होगा क्या कि L/C हमारा क्या था? आपको लग रहा है कि ये T1 था? ये है ना यस सर। L/C। L/C की वैल्यू T1 लिख सकते हैं ना। तो ये हमारा हो गया 2। अब टाइम गैप क्या होगा? दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो दोनों का डिफरेंस कितना, मतलब T2 माइनस T1। T2 में से T1 माइनस कीजिए तो फिर कितना हो जाएगा? T2 हमारा है NT1 और ये जस्ट T1 है। इसका मतलब N, और यहाँ पे यानी, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा यानी N-1 इंटू T1 ये। अब आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे देखिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है और ये टाइम गैप दिया हुआ है। अच्छा अच्छा, T1 की वैल्यू नहीं दे रखी है। T1 का वैल्यू आप लिख सकते हैं, पहले भी हमने लिखा था T1 की वैल्यू L बाई सी। N-1 L/C। ये हो सकता है T1 की वैल्यू, हो सकता है ना। अब आगे आप सॉल्व कर लेंगे बच्चा कि N का वैल्यू क्या होगा। इसका मतलब कि N-1 जो होंगे वो हो जाएगा आपका C डेल्टा T डिवाइड बाई L, या N की वैल्यू हो जाएंगे 1 प्लस C डेल्टा T बाई L। या अब आप सॉल्व कर लेंगे ना, अब आपको सब कुछ दिया हुआ है। हाँ सर ठीक है। सॉल्व कर लेंगे अब आप, ठीक, यहाँ से। ठीक है भाई, हो जाएगा बच्चा। इसके बाद आगे कोई डाउट है? 1.75 आएगा। ठीक है, जो भी आ रहा है आंसर कितना? 75 1.75। सर। हाँ, इसमें डाउट है किसी को? जिसने पूछा था वो बताइए, डाउट है आपको? नो सर। पहले से जितना गया वो हमने टाइम निकाला, दूसरे से जितना गया वो टाइम निकाला, फिर दोनों के टाइम के बीच के गैप कर दिया। थोड़ा सा मैथमेटिकल जुगरनॉट है, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं इसमें। सर हाँ 2T1 बताइए। माइनस 2T2 होगा ना, मतलब एक बार जाने का एक बार आने का। हाँ, आप उसमें से कुछ नहीं, ट्वाइस थोड़े होगा ये माइकलसन नहीं है ना, ये सर माइकलसन एक्सपेरिमेंट नहीं है। डायग्राम में तो सर डायग्राम में तो ऐसा दिया है ना। डायग्राम में नहीं, डायग्राम में होगा मिसकॉन्सेप्शन आपको लग रहा है। ये यानी एक ही रेज है, एक बार जा रहा है एक बार आ रहा है। उसमें आता जाता थोड़ी दिखाया है डायग्राम में कि जा रहा है और आ भी रहा है। नहीं नहीं नहीं। हाँ, तो मिसकॉन्सेप्शन है वो, एक्चुअली वो अपना सर डिफरेंट। हाँ बताइए। सॉरी सर, आप स्टेटमेंट अपना कंप्लीट कर लीजिए, आप कुछ बोल रहे थे। ओके, नहीं मैं अभी ऐसा कुछ कह नहीं रहा था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 के बाद मुझे बताइए और कुछ पूछना है तो। सर एक चीज कह रहा, आप बोले थे ना कि आप लोग क्वेश्चन लगाइएगा, कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। पूछ ले, क्या इसी में है? इसी में? हाँ हाँ बताइए क्या डाउट है। सर, आप जो टाइम लिखे हैं ना L/C,
इसको हम लिखे थे d प्लस म्यू माइनस 1 इंटू एल, मतलब d डिस्टेंस तो वो एयर में कवर करता ही, वो हम्म। जो हम लोग उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का कुछ लगा दिए हैं, तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा ऑप्टिकल पाथ लेंथ कवर करेगा म्यू माइनस 1 इंटू एल। हाँ, ऐसा नहीं होता। ऑप्टिकल पाथ का कॉन्सेप्ट ना हम तब लिखते हैं जब हमें पाथ डिफरेंस लिखना होता है या जब हमें फेज डिफरेंस लिखना होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फेज डिफरेंस जब कभी कोई लिखता है तो 2 पाई लेमडा मीडियम और फिर पाथ। अगर लेमडा मीडियम लिखते हैं तब रियल पाथ लेना होगा, बट अगर 2 पाई लेमडा एयर लिखते हैं तब यहाँ पे ऑप्टिकल पाथ लिखना होगा। तो ऑप्टिकल पाथ इस यानी रिस्पेक्ट में हम इसे करते हैं। यहाँ पे क्या है कि हमें ऑप्टिकल पाथ या पाथ डिफरेंस नहीं निकालना है, हमें टाइम निकालना है। तो टाइम जैसा कोई ऑप्टिकल टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक। टाइम तो सीधा जो डिस्टेंस होगा डिवाइड बाय वेलोसिटी होंगे। ऐसा वो नहीं कह रहा, आप कहते ना कि उसको लगाने से पाथ बढ़ जाता है म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हम बस वही जो लेंथ आप नॉर्मल एल एयर में लेते, अगर उसी के बीच कोई म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मटेरियल हम लोग रख दें तो लेंथ की जगह म्यू माइनस 1 एल इंटू एड हो जा रहा था, तो भी आंसर 1.75 आया है मेरा। यानी इसके जगह आप क्या कह रहे हैं कि अगर कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम रख दें तो फिर क्या होगा वो? नहीं, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन यही था मेरा, बस T1 जो आप L बाई सी रखे हैं, हम इसको D प्लस म्यू माइनस 1 इंटू एल बाई सी रखे थे, और T2 को बस D बाई सी रखे थे, क्योंकि T2 जो है वो एयर में है। एक बार ऐसा आप फिर ना मुझे दोनों, आपका जो वर्किंग है वो करके मुझे भेज दीजिए, ठीक। तो हाँ फिर समझ में आएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। सब ग्रुप में भेज देंगे सॉल्व हाँ किए हुए। हाँ, ठीक है, आप ठीक है, भेज दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट किसी को कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में? हाँ HCU का 1। आप लोग बताइए जैम में TFR के किसी क्वेश्चन में? सर पूरा नहीं कर रहा सर, टिफर वाला भी नहीं कर रहा। TFR का जो पहला वाला क्वेश्चन है माइकलसन वाला, उसे यानी या तो अभी आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज में डॉपलर इफेक्ट की कॉन्सेप्ट यूज्ड है। तो ये आप तब कर पाएंगे जब हम एक बार वेव ऑसिलेशन पढ़ लें और वहाँ डॉपलर वाला चैप्टर है वो जब हो जाए तो इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन अभी आप छोड़ दीजिए। रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला लगेगा, वो यूज करके फिर हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड मुझे बताइए, आप एक बार पढ़ के देखिए, इजी क्वेश्चन है ये, एक बार पढ़िए फिर बताइए कि सेकंड हो रहा है या नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड एक बार पढ़िए। इजी है TFR वाला, ये आराम से हो जाएगा, थोड़ा सा अगर आप एक्स्ट्रा सोचेंगे तो। पेज 50, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैम 14। TIFR 14। सॉरी, हाँ। क्वेश्चन देखिए कि क्या कह रहा है ये। दो स्लिट है, यहाँ सोर्स है कोई, और सोर्स से इलेक्ट्रॉन जा रहा है और इसकी कुछ एनर्जी E दिया हुआ है, मान लेते हैं कि इसकी एनर्जी कुछ E है। यहाँ से हम जिसे D कहते हैं उसको इसने Z कहा है, तो Z डिस्टेंस पे एक स्क्रीन है, और स्क्रीन पे फिर यानी पिक्सल लगा हुआ है जिसका साइज R है। जैसे देखिए कि स्क्रीन पे छोटा छोटा पिक्सल लगा हुआ है, ये छोटे छोटे पिक्सल हैं जिसकी साइज R है, ऐसा। अब देखिए कि ये कह रहा है कि यहाँ से जब लाइट जाएगा तो ये यानी पैटर्न अपना बनाएगा, YDC का कोई पैटर्न बनाएगा। तो YDC का जो पैटर्न होगा वो फ्रिंज विड्थ बनेगा, छोटा छोटा फ्रिंज विड्थ। अब मुझे बताइए कि ये पिक्सल जो है वो सेंसर है, ये पिक्सल है अभी, पिक्सल मतलब कि सेंसर है। ये क्या सेंस करता होगा? तो एक तो तरीका है कि YDC के पैटर्न को आप अपने आइज से देखिए, दूसरा तरीका है कि सारा कुछ कंप्यूटराइज कर दीजिए कि यानी फ्रिंज विड्थ कितना बड़ा, लार्जर बना या स्मॉलर बना। जैसे मान लीजिए कि फ्रिंज विड्थ 5 mm का बना, अब उसको इंची टेप से मेजर करना काफी टिपिकल टास्क है। तो क्या करते हैं, स्क्रीन पे सारा सेंसर लगा देते हैं, पिक्सल लगा देते हैं, और उस स्क्रीन पे यानी इंटरफ्रेंस हुआ, फिर फ्रिंज विड्थ कितना बना, किस पोजीशन पे बना, वो सारा कुछ ना सेंसर फिर कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देता है, वहां से सब कुछ पता यानी चल जाता है।
अब होगा क्या कि ये जो सेंसर होनी चाहिए वो सेंसर की साइज कितनी होनी चाहिए, फ्रिंज विड्थ से कम या फ्रिंज विड्थ से ज्यादा, ये एक क्वेश्चन है। जैसे हम यह लिखेंगे कि टू डिटेक्ट साइज ऑफ फ्रिंज या इंटरफ्रेंस फ्रिंज विड्थ साइज ऑफ पिक्सल, पिक्सल को हम कह सकते हैं सेंसर मस्ट बी। मुझे बताओ कि अगर सेंसर की साइज R है और फ्रिंज विड्थ की साइज B है, इसमें से क्या होना चाहिए, क्या रिलेशन, ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्या? सर आर बड़ा होना चाहिए बीटा से। बच्चे लोग बताइए, R लार्जर होना चाहिए B को चेक करने के लिए या स्मॉलर होना चाहिए? जैसे दो ऑप्शन है आपके पास, मान लेते हैं कि B आपका कोई इतना बड़ा है, ये B है, ये भी आपका B है। अब आपका पिक्सल के एक ऑप्शन ऐसा है कि पिक्सल इससे बड़ा होना चाहिए, या फिर ऐसा है दूसरा ऑप्शन एक और, यानी एक तो ये तरीका है कि ऐसा हो चेक करने के लिए, दूसरा तरीका है कि ये आपका फ्रिंज विड्थ है ऐसा, ये, और पिक्सल की साइज इससे छोटी है, पिक्सल की साइज छोटी है ये। सो मुझे बताइए कि अभी पिक्सल का साइज R ऐसा था, यहाँ पे ये है, और इसकी साइज यहाँ पे B है, क्या बेटर रहेगा, कब ये बेटर से डिटरमाइन कर लेगा? आर ग्रेटर देन बीटा। और कोई बताइए क्या होगा, कब ये बेटर से डिटरमाइन कर सकता है पिक्सल को यानी फ्रिंज विड्थ को? R less than beta. क्यों बच्चा, ऐसा क्यों होगा? तो पिक्सेल्स के नंबर से हम बीटा ढूंढ सकते हैं। हाँ, मल्टीपल टाइम्स में मैंने शायद ये पीछे कहा हुआ था। सपोज करो कि आपको ना आईज की साइज मेजर करनी है, आप मीटर स्केल यूज करोगे या स्केल यूज करोगे, किससे बेटर से आईज की साइज बताई जा सकती है? देखिए आपके पास ऑप्शन है कि आईज की साइज मेजर करनी है, उसके लिए आपने एक मीटर वाला लेंथ लाया जिसमें एक मीटर पे लिखा हुआ है कि ये 1 मीटर हुआ, फिर 2 मीटर, ये 3 मीटर। ऐसे आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें 1 मीटर की कैलिब्रेशन है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें यानी की कैलिब्रेशन है, और एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें माइक्रोमीटर की कैलिब्रेशन है। मुझे बताइए कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप यूज करेंगे, मीटर वाली, वाली, माइक्रोमीटर वाली? मतलब माइक्रो। माइक्रो। जितना ज्यादा छोटा होगा उतना आपको लग रहा है कि आप बेटर से साइज की आई की साइज बता पाएंगे कि कितना है, कितना माइक्रोमीटर तक है ना। मीटर में अगर आप बताएंगे तो क्या कहेंगे, आधा मीटर या फिर यानी 1.5 मीटर, ऑलमोस्ट आपका एरर जो होगा काफी लार्ज होगा। तो रूल क्या है कि जब भी कोई चीज को मेजर करना होता है तो मेजरिंग टूल जो होती है वो मेजर्ड ऑब्जेक्ट से हमेशा स्मॉलर होना चाहिए, जितना ज्यादा स्मॉलर होगा उतना ज्यादा बेटर से मेजर कर पाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए आपका साइज ये लार्जर था, तो होगा क्या कि ये सारा इंफॉर्मेशन ना सिर्फ 1 पिक्सल मेजर करेगा, ये पूरे फ्रिंज की इंफॉर्मेशन 1 पिक्सल मेजर करेगा। यहाँ पे क्या हुआ कि पूरे फ्रिंज की इंफॉर्मेशन, ऐसे अगर सपोज कीजिए R को मैं, अगर ये R छोटा हो और यहाँ से पूरे पिक्सल में ऐसे सपोज कीजिए 10 लाख पिक्सल में डाल दूं, ठीक, तो आपको क्या लग रहा है वो पिक्सल हर एक पार्ट को बेटर से मेजर कर लेगा? यस सर। यस सर। अब मुझे बताइए आपके पास अगर कैमरा का ऑप्शन हो तो आप 2 मेगापिक्सल वाला कैमरा परचेज करेंगे या 200 मेगापिक्सल वाले? 200 मेगापिक्सल। इसका मतलब क्या हुआ, ज्यादा मेगापिक्सल हम क्यों खोजते हैं, क्योंकि उसके यानी कैमरा में ना, अब वो जैसे अगर किसी के पास 2 मेगापिक्सल की कैमरा है तो इसका मतलब कि कोई अगर फ्लावर है तो फ्लावर का जब कभी वो इमेज बनाएगा, राइट, तो वो क्या होगा कि इमेज के कुछ कुछ पार्ट तो कवर होंगे, कुछ कुछ पार्ट नहीं कवर हो पाएंगे, क्योंकि यानी पिक्सल की साइज लार्जर है, नंबर ऑफ पिक्सल कम है, राइट। जैसे अगर सपोज कीजिए कैमरा का स्क्रीन है ऐसा, ये मान लेते कि कैमरा का आपके पास ऐसा स्क्रीन यानी या
आपके पास स्क्रीन की एसएस की यानी स्क्रीन है। अब इसमें अगर किसी ने 2 मेगापिक्सल का आपको स्क्रीन रखा है, यहाँ जो सेंसर है स्क्रीन पे फोटो दिखाने के लिए वो 2 है, और किसी के पास 200 मेगापिक्सल है। इसी एरिया में अगर 200 है, इसका मतलब आपको क्या लग रहा है, पिक्सल की साइज छोटी छोटी होगी इंस्ट्रूमेंट का। यस सर। जिसका 200 होगा उसकी साइज तो काफी छोटी छोटी होगी, और जिसका 2 होगा उसका साइज लार्जर होगा ना पिक्सल में, अगर इतना ही दूर में उसे यस सर। फिट करना है तो इसका मतलब लार्जर जिसमें यानी पिक्सल की साइज लार्जर होगी या पिक्सल की अमाउंट कम होगी, वो क्या करेगा, बेटर पिक्चर नहीं ले पाएगा, पिक्चर के हर एक पार्ट को क्लैरिटी से नहीं दिखा पाएगा। जिसका 200 मेगापिक्सल होगा वो हर एक पार्ट का, ऑब्जेक्ट का हर एक पार्ट के एक एक यानी काफी पॉइंट्स को क्लैरिटी से दिखा पाएगा। इसलिए पिक्सल की साइज जितनी ज्यादा छोटी हो और पिक्सल का नंबर जितना ज्यादा लार्जर हो, पिक्चर उतना ज्यादा बेटर बनेगा। तो फ्रिंज विड्थ को अच्छे से डिटेक्ट करने के लिए पिक्सल की साइज छोटी होनी चाहिए और ज्यादा होना चाहिए। तो ये बेटर पार्ट है, ये गलत पार्ट है, यानी ऐसा नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आया समझ में बच्चे लोग? आर क्या होना चाहिए, लेस देन बीटा होना चाहिए, तो काफी हम बेटर से देख पाएंगे। राइट, आर बेटर देन बीटा के लिए करेक्ट नहीं है ये। तो आपका ये आर जो है पिक्सल साइज ये बीटा से कम होना चाहिए। फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिए आगे। आगे हम अगर सॉल्व करें तो बीटा के वैल्यू होता क्या है बच्चे लोग, तो बीटा होता है लैम्डा डी बाई डी। यहाँ पे लैम्डा और लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, तो लैम्डा को आप लिख सकते हैं एच बाई पी, और डी के जगह इसने जेड यूज किया है, और ये स्मॉल डी, ये एच तो एच, पी के जगह आप क्या लिख सकते हैं, तो पी के जगह लिख सकते हैं 2me रूट, और फिर यहाँ पे जेड, और फिर यहाँ से आप लिख सकते हैं डी। ये बीटा का वैल्यू है, और होगा क्या कि टू मेजर इफेक्टिवली आर जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए बीटा से या बराबर होना चाहिए। तो आर तो ये आर, और बीटा की जगह आप लिख लीजिए एच जेड, और फिर यहाँ पे 2me रूट डी, और इसे हम सॉल्विंग करके लिख सकते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ सकता है, इसको कौन सा आंसर करेक्ट आया है, ई की वैल्यू ऐसी आ जाएगी, ई 1/2me, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे एच जेड आर डी का स्क्वायर। ये आया समझ में बच्चे लोग, ये क्वेश्चन सर प्रीवियस स्लाइड से। क्वेश्चन समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट यस क्या सर। था कि मेजर करने के लिए पिक्सल की साइज छोटी होनी चाहिए ऑब्जेक्ट के साइज से। देखिए इसमें लग रहा था कि पता नहीं कैसा क्वेश्चन होगा, बट आदमी थोड़ा सा हट के सोचे तो चीजों को सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए, नो सर। कौन सा क्वेश्चन? सर रुक जाइए, इसको नोट तो कर लो। पेज नंबर 51 में कोई क्वेश्चन में डाउट है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों ने किया है। क्वेश्चन 5 अभी हम करते हैं बच्चा, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 6 थोड़ा सा मुझे आंसर में मिस्टेक लग रहा है, तो आई विल डिस्कस इट लेटर, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमेशा 1 से ज्यादा होना चाहिए। यहाँ जिसने आंसर दे रखा है आंसर की में, वो साइन का फंक्शन है, और साइन की वैल्यू यानी 1 से ज्यादा होती नहीं, इसलिए मुझे इसका आंसर ना करेक्ट लग नहीं रहा। तो इसलिए अभी इसमें थोड़ा सा डाउट है TFR का क्वेश्चन नंबर 6 में। अभी क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग कीजिए, ये हो गया, लिख लिया आप लोगों ने? हाँ लिखिए। यस क्वेश्चन नंबर 5 एक बार पढ़िए और फिर सॉल्व कीजिए अभी। अगर आपने कर लिया है तो ठीक है, नहीं तो फिर जिसने नहीं किया वो एक बार ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 TIFR, और पेज नंबर 51। थोड़ा सा प्रीवियस स्लाइड कीजिए, 1 मिनट की। अच्छा, ओके सर। आपकी आवाज नहीं आ रही।
आई होप अब साउंड आ रही होगी। हाँ आ रही है। क्वेश्चन नंबर 5 किया आप लोगों ने? बच्चे लोग किसी ने किया था क्वेश्चन नंबर 5? हाँ सर, टीफर है ये सी कुछ बचा हुआ था, बाकी हो गया था। देखिए इसमें रेज ऑब्लिकली इंसिडेंस हो रहा है, एंगल दिया हुआ ऐसा, तो एक रेज ऐसा जाएगा, फिर ये और फिर ऐसा। यहाँ पे पावर डिफरेंस क्या होगा ऑब्लिक इंसिडेंस के लिए? 2 cos थीटा 20 cos r ऐसा। आर। अब होगा क्या, आपसे पूछा जा रहा है कि थिकनेस कितना होगा, और इसमें मैक्सिमा होगा क्या कि यहाँ इसे हम ऐसा लिख सकते हैं। मैक्सिमा के लिए क्या लिखेंगे बच्चे लोग? यहाँ तो मुझे एक बार डेल्टा बता दीजिए कि डेल्टा क्या लग रहा है आपको, डेल्टा क्या है यहाँ पे? पाई। सब पाई है। पाई है ना, क्योंकि ये लगातार लगातार नहीं, मिडल वाला वैल्यू है ना, यानी ये इससे ज्यादा है और इससे ज्यादा है, इसका मतलब डेल्टा जो होगा यहाँ पे ये पाई होगा। तो डेल्टा ए पाई है, इसका मतलब पावर डिफरेंस इक्वल टू 20 cos r। ये क्या देगा, मैक्सिमा देगा या मिनिमा देगा, ये वाला वैल्यू? बच्चे लोग क्या उसके आगे लिखिए सर कुछ, हाँ n प्लस हाफ लेम्डा या m लेम्डा। हाँ, तो आपको मैक्सिमा निकालना है, तो मैक्सिमा के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, m m प्लस माइनस हाफ। हाफ और फिर यहाँ पे लेमडा। लैम्डा। ये मैक्सिमा के लिए आप इसे आराम से यानी सॉल्व कर सकते हैं। फिर होगा क्या कि आपको पूछ रहा है कि थिकनेस कितना होगा, तो t के लिए वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हैं m माइनस हाफ और फिर यहाँ पे लेमडा, और फिर आप यहाँ पे लिखेंगे 2n cos r। ये तो आप सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, डिफरेंट m के लिए इसे सॉल्व करने के लिए कोशिश कीजिए, बट एक बार आपको r कैलकुलेट करना होगा। तो r कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ यहाँ पे यूज कीजिए, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे n एयर इंटू साइन आई, साइन आई इक्वल टू आप लिखेंगे n, और यानी यहाँ पे n2 या फिर जस्ट n इंटू साइन r। यहाँ से r की वैल्यू आप निकालना चाहें तो साइन r की वैल्यू कितने आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा साइन i डिवाइड बाई n। मुझे बताइए i की वैल्यू कितना दे रखा उसने, तो साइन और i की वैल्यू आपको दे रखा है इसने 5 5 डिग्री डिग्री पॉइंट 24 मिनट। 24 मिनट ये, और डिवाइड बाई n की वैल्यू कितना यूज करेंगे 2.6, 2.6। राइट। ये आपका, मुझे बताइए कि ये फाइनल आंसर कितना आ रहा है, या इसको सॉल्व करके मुझे r की वैल्यू बता दीजिए। ये आप लोगों से कन्वर्ट हो जाएगा ना, क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ पे 5 डिग्री पॉइंट 24 मिनट है, इसे इंटायरली थीटा में कन्वर्ट करना है, तो आपको 24 डिवाइड पॉइंट बाई कहाँ है, 60 पॉइंट डिग्री। तो नहीं है ना, क्या करें आप, पॉइंट तो नहीं है ना, 5 डिग्री 24 देखिए 24 मिनट है। 5.24 मिनट है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ये सर 1 मिनट। पॉइंट नहीं है सर बीच में। हाँ पॉइंट नहीं है, पॉइंट नहीं है ये, हाँ यहाँ पॉइंट नहीं है, ये डिग्री है। सो 5 डिग्री 24 मिनट है, तो 1 डिग्री इजकल टू 1 मिनट इजकल टू 1/60 डिग्री होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 डिग्री प्लस 24 डिवाइड बाई 6। ये आपका यानी यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद फिर आप r निकाल सकते हैं। 5.4 r की वैल्यू किसी का आया है, कितना आएगा, कोई मुझे r की वैल्यू बताइए कितना आएगा। किसी ने सॉल्व किया है, बताइए यहाँ पे r कितना आएगा। 2.074 करके आ रहा 2.07 क्या डिग्री या रेडियन, है, डिग्रीज में ही कैलकुलेट किया। ये सबका आ रहा है क्या, r की वैल्यू 2.07 डिग्री? कोई और मुझे चेक करके बताइए। और एक बार r जिसका आ गया है, अब वो ये फॉर्मूला यूज करके मुझे थिकनेस बताइए, और फिर बताइए कि आपका कौन सा आंसर मैच कर रहा है।
जिसका आर आ गया है तो एक बार थिकनेस की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। मुझे कोई और बता दीजिए कि आर का आंसर जो निकाला है आपने वो करेक्ट है। सर 2.09 आ रहा है मेरा। और किसी का? 2.07 हाँ मुझे भी लग रहा है 0.7 जो है वो शायद करेक्ट है। 39 2.07 2.0739। यस सर। यस सर 2.07। 07 के आगे कुछ या बस इतना ही? जैसे कोई और 39 कह रहा है, जितना ज्यादा आप लेंगे उतना ज्यादा आपका आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि यानी आप 2.07398715 ठीक है हाँ, यानी पॉइंट के बाद जितना ज्यादा नंबर लेंगे उतना आंसर आपका उतना उतना ज्यादा बेटर करेक्ट होगा। तो आर की वैल्यू अब आपको आ गई, और इसमें आर की वैल्यू पुट करने के बाद फिर आप यानी टी की वैल्यू निकालिए। तो आप इसे लिखेंगे टी इजकल टू, फिर आपको वहां पे था यानी m माइनस हाफ, और यहाँ से लेमडा और 2n कॉस आर की वैल्यू एक बार निकाल लीजिए। इस ये सारा वैल्यू पुट करके मुझे बताइए तो कितना आएगा, m माइनस हाफ और लेमडा की वैल्यू पुट करने के बाद, जैसे लेमडा की वैल्यू पुट करेंगे और फिर सबकी वैल्यू पुट करने के बाद फिर बताइए कितना आएगा। जैसे लेमडा का वैल्यू पुट कीजिए, फिर n कॉस आर की वैल्यू पुट कीजिए, फिर बताइए। लेमडा आपका है यहाँ पे 550 नैनोमीटर, यानी 550 नैनोमीटर डिवाइड बाय 2, n की वैल्यू आपकी है 2.6, और कॉस आर की वैल्यू होगी कॉस, और फिर यहाँ आर का वैल्यू था 2.073 डिग्री। और ये सारा कैलकुलेट करके एक बार मुझे बताइए कितना आंसर आएगा। फाइव 550 नैनोमीटर एंड दिस ऑल द थिंग्स, टी की वैल्यू, टी के आंसर सिंस 0.5 नैनो आ रहा है सर। कितना आया? 0.5 नैनो। 0.5 नैनो। और कोई? कोई और एक बार कैलकुलेट करके कंफर्म कर लीजिए। पॉइंट 5 आपका अगर आ रहा है तो थोड़ा सा आ भी सकता है, बट सिर्फ इतना प्रिसाइज मत बताइए। 0.5 के अलावा अगर कुछ है तो वो भी जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज वो वो ना ना एग्जैक्ट आ रहा था। कितना आ रहा था? एग्जैक्ट आ रहा था। अच्छा एग्जैक्ट आ रहा है, ठीक है फिर हम चेक करते हैं। अब यहाँ पे मुझे बताइए कि किसके लिए ऑप्शन ये करेक्ट होगा। जैसे 4m की वैल्यू स्टार्टिंग आप क्या कर सकते हैं 1, फिर t की वैल्यू देखिए, फिर 2, फिर t की वैल्यू देखिए, सो ऑन। देखिए कि आपको क्या लग रहा है कि किसकी वैल्यू के लिए आपका आंसर रीजनेबल आ रहा है या आंसर ऑप्शन से मैच कर रहा है। जैसे m की वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं तो फिर आपका आ जाएगा 1 माइनस हाफ यानी हाफ, आंसर आपका आ जाएगा 0.5 नैनोमीटर। जबकि जो जो भी आंसर है वो सारा का सारा आपसे यानी माइक्रोमीटर में, तो सर 0.25 होगा सर। 0.25 तो है नहीं, एरर यानी होगा सर मेरा कैलकुलेशन। बाकी लोग चेक कर लें यार। सर मेरा 105.83 आ रहा है। कितना आ रहा यस सर था? 105.83 है। 105.8385568829 अच्छा वेरी गुड। 100 पॉइंट, 105 सब 105 है। अच्छा एक 105, हाँ ये शायद रीजनेबल लग 105.83 रहा है 105.89 8385 नैनोमीटर। 8385 अच्छा 8385 नैनोमीटर, इसको माइक्रोमीटर में आप अच्छे से कन्वर्ट कर सकते हैं जो थोड़ा सा रीजनेबल आंसर देगा। यानी इसमें बेटर है, क्योंकि आपका सारा आंसर माइक्रोमीटर में है तो बेटर है माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कीजिए। माइक्रोमीटर में लिखेंगे तो कितना होगा 0.105, और या इसे 8, और यहाँ से माइक्रोमीटर ये लिखा जा सकता है ना माइक्रोमीटर में। हाँ लिख सकते हैं। यस हाँ सर। अब आप टी के डिफरेंट वैल्यू यानी m के डिफरेंट वैल्यू के लिए आंसर चेक कीजिए कि क्या आएगा। जैसे m की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 0.5, तो वो मैच करेगा नहीं। मुझे बताइए क्या क्या सब आप रख सकते हैं और आंसर एक बार मैच कीजिए कि किसके लिए फिट बैठ रहा है ये, m के 1 के लिए या 2 के लिए या 3 के लिए या 4 के लिए। मुझे लगता है 3 या 4 में कोई एक आंसर होगा।
किसके लिए आ रहा है ये? थ्री के लिए मुझे लगता है शायद आ जाएगा, एक बार थ्री के लिए चेक कीजिए। थ्री के लिए नहीं आ रहा। इसका मतलब थ्री के लिए अगर नहीं आ रहा तो फोर का अगर हम पुट करके देखें, फोर का भी नहीं है। सर 5 का आएगा। फाइव का आ रहा है क्या? यस सर। ओके 4.5। 4761। अच्छा तो काफी लंबा आएगा, फाइव के लिए आ रहा है। ठीक है, फाइव जब आप पुट करेंगे तो फिर आपका टी का वैल्यू आ जाएगा 0.48 माइक्रोमीटर। ये ठीक है बच्चे लोग, इसमें वही थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा और फिर तब सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे ये देखिए आपका आंसर जो था ये 0.110 था, इसके बाद जो नेक्स्ट जो क्लोज आंसर है वो 0.48 है, तो इसका कितना टाइम था? ये लगभग 4 या 5 टाइम्स है, तो ऑब्वियसली लार्जर वैल्यू के लिए ही आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, आ गया समझ में ये? तो ऐसे क्वेश्चन जब कभी आएंगे यस तो सर। आपको थोड़ा सा ना पेशेंस रखने की जरूरत पड़ेगी कि ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में ना कॉन्सेप्ट तो इतना ही था बट पेशेंस काफी ज्यादा मांग रहा था आपसे कि भाई एम की वैल्यू 1 के लिए चेक कीजिए, 2 3 4 5 थोड़ा सा देखिए, या फिर नहीं तो एक दूसरा तरीका था कि आप कैसे क्विकली पहुंचते आंसर पे, कि जो ऑप्शन है। दूसरा तरीका क्या था क्विकली पहुंचने का बच्चा? आपके पास चार ऑप्शन थे ए बी सी डी। पहले ऑप्शन में आप किसको चेक करेंगे? अगर आप थोड़ा सा जुडिशली अच्छे से करें तो सबसे जो कम इससे वैल्यू कम कितना होगा। था? सबसे कम था 0.48 ना, तो इसको चेक करने का था कि भाई ठीक है, आप क्या कीजिए कि इससे डिवाइड कर दीजिए, फिर एम की वैल्यू देखिए आपका इंटीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या किस वैल्यू के लिए इंटीजर आ रहा है, तो उसको आपको समहाउ रफ आइडिया आ जाएगा। तो यहाँ इनफिनाइटली आपको काउंट नहीं करना है, चार ऑप्शन है तो चार ऑप्शन से आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे भी ये 0.10 माइक्रोमीटर है, इसको अगर रफली कहा जाए तो कितना 0.10 माइक्रोमीटर के आसपास है, राइट। सो ऑब्वियसली ये जब आपको 0.48 के आसपास चाहिए तो 4 या 5 के आंसर आसपास मल्टीपल इसका चाहिए, कि 4 या 5 के आसपास कोई मल्टीपल करे तो ये आ जाएगा वो। तो वहां से भी आप आइडिया निकाल सकते थे कि 3 या 4 के आसपास आपको करना पड़ेगा। ठीक, तो या तो कोई एक सीधा 1 से शुरू करे 5 तक जाए, या फिर आप इसे क्विक आइडिया लगा सकते थे कि ऑप्शन से मूव कीजिए और ऑप्शन देख के फिर अंदाजा लगाइए कि आपको कितना यानी किससे मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है बच्चे लोग? यस सर। अदरवाइज नहीं तो फिर काफी लेंथी कैलकुलेशन करना पड़ता आपको, या बहुत वेट करना पड़ेगा। जिस साल ये पूछा गया था उस साल ऑलमोस्ट सारे बच्चे ने यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया था, यहाँ तक। बट ये क्वेश्चन किसी का सही इसलिए नहीं हुआ कि कोई ना 5 तक जाने की करेज डेवलप नहीं कर पाया, किसी के पास इतना हिम्मत नहीं था कि वो ना 5 तक चेक करे। मैक्सिमम बच्चों ने 1 पे चेक किया था, 2 पे या 3 पे, शायद कोई 4 पे गया होगा, बट 5 तक जाने की कोई किसी ने ना यानी वो नहीं की। हालांकि उस वक्त ज्यादातर बच्चे ने m+1/2 से किया था, तो कुछ कुछ बच्चों का आ गया था, क्योंकि m+1/2 यूज करेंगे तो 4 पे ही आपका आ जाएगा, 4 पे नहीं, हाँ यानी 3 पे आ जाएगा, m+1/2 यूज करेंगे तो -1/2 करेंगे तो फिर आपका यानी 5 पे आएगा वो। तो फिर इसलिए उस वक्त ना सारे बच्चे ने यानी कह रहे थे एग्जाम देने के बाद कि सर हमने हमने काफी सारा टाइम वेस्ट किया, इसे 2 बार 3 बार कैलकुलेट करके किया, बट फिर भी आंसर नहीं मैच करा था। तो दिक्कत क्या थी कि यहाँ एक तो पेशेंस किसी को हो तो, या नहीं तो क्विक तरीका था कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन से मूव कीजिए तो फिर आपका टाइम यानी कंसाइज हो जाएगा वो, फिर डाइवर्टिफाई नहीं होगा। और ऑप्शन में भी सबसे
जो कम वाला था वहां से चेक करना ज्यादा यानी बेटर था, क्योंकि ये वैल्यू ना सबसे कम है। तो इस क्वेश्चन में नॉलेज कम यानी स्किल की ज्यादा जरूरत थी। ये हो गया, कोई डाउट है इसमें? शुड वी मूव फॉर द नेक्स्ट? सर, यस सर। नो सर। ओके, लिख लीजिए आप। और फिर हम क्वेश्चन नंबर यानी पेज 52 का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे अभी, इसके बाद वाला पेज 52 क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मतलब किस कंपटीशन का आईएएस जेस्ट टीएफआर कौन सा है? टीएफआर का ही है ये। अच्छा, पेज ये एक्चुअली हम लोग में अलग है इसलिए पूछ रहे हैं। अच्छा, ये टीएफआर का ही है। पेज नए के हिसाब से पेज 52 क्वेश्चन नंबर 7 टीएफआर 21 21। पेज 52 क्वेश्चन नंबर 7 टीआईएफआर और 2021। ये क्वेश्चन पढ़िए फिर बताइए, या अगर आपको जिसके पास बुक नहीं है उसे मैं लिख देता हूँ। ए कॉलिमेटेड कोहेरेंट लाइट बीम, कोहेरेंट मतलब इंटरफेरेंस क्रिएट करेगा, और वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट नॉर्मली। कॉलिमेटेड मतलब है, इसका मतलब पैरेलल बीम है। कॉलिमेटेड मतलब पैरेलल, जैसे देखिए डायग्राम पहले कि ऐसा मिरर सरफेस जैसा है, ये नीचे मिरर है, और फोटोग्राफिक प्लेट एक ऐसा है, और लाइट ऐसे फॉल कर रहा है। तो कॉलिमिनेटेड मतलब हुआ कि ये पैरेलल बीम है। पैरेलल बीम कहाँ से आता है? इन्फिनाइट से, या फिर कहाँ से आता है? एक्सटेंडेड सोर्स से आता है। तो ऐसा द फोटोग्राफिक प्लेट इज प्लेस्ड एट द पोजीशन ए, यानी यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट रखा हुआ है इस पॉइंट पे, यहाँ से एंगल इसका थीटा है, with a small angle theta with respect to the mirror surface as shown in the figure। नीचे मिरर है और यहाँ पे ये। Assume that the photographic plate is almost transparent to the incident light and has a negligible thickness after यानी इसकी thickness negligible है यानी photographic plate का। After sufficient exposure the plate is developed। Which of the following statement is true for the above experimental setup? कह रहा फ्रिंज विड्थ कितना होगा, बी की वैल्यू पूछ रहा है। फ्रिंज विड्थ का वैल्यू ऑप्शन जो इसने दिया हुआ है वो देखिए। पहला ऑप्शन में बी की वैल्यू दिया हुआ है लैम्डा बाय साइन थीटा, बी में दिया हुआ है बी की वैल्यू लैम्डा बाय 2 साइन थीटा, और सी में दिया हुआ है लैम्डा बाय 2 साइन थीटा, और फर्स्ट डार्क लिखा है एट डिस्टेंस लैम्डा बाय 4 साइन थीटा, और डी में ऑप्शन दिया हुआ है लैम्डा बाय साइन थीटा, और फर्स्ट डार्क की वैल्यू दे रखा है लैम्डा बाय 2 साइन थीटा फ्रॉम कॉन्टैक्ट, फ्रॉम दी कॉन्टैक्ट। ये ऐसा मुझे बताइए यहाँ पे पहला डार्क कहाँ पे बनेगा? फर्स्ट डार्क कोई बता सकता है? 0 पे, ए ए पे पॉइंट पे। ना, ए पे। इसका मतलब सी और डी ऑप्शन गलत है ना, क्योंकि सी और ऑप्शन में कह रहा है कि कुछ दूर पे बनेगा, जबकि पहला डार्क m इक्वल टू 0 ये फर्स्ट डार्क यहाँ पे बनेगा। फर्स्ट डार्क क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पे थिकनेस कितना होगा बच्चा? 0 होगा ना। हाँ सर। तो फर्स्ट डार्क तो यहाँ पे बनेगा। इसका मतलब सी और डी तो गलत है, क्योंकि सी और डी में डार्क की पोजीशन उसने बताया है। सी में बताया है कि डार्क लैम्डा बाय 4 साइन थीटा पे है, इसमें बताया है लैम्डा बाय 2 साइन थीटा पे कॉन्टैक्ट पॉइंट पे, जबकि कॉन्टैक्ट पॉइंट पे ही पहला डार्क होगा। क्यों होगा कॉन्टैक्ट पॉइंट पे फर्स्ट डार्क, कोई बता सकता है? कॉन्टैक्ट पॉइंट पे क्योंकि वहाँ थिकनेस 0 है और उसको m लैम्डा के बराबर इक्वेट हाँ, करेंगे तो उसको एट कंडीशन कॉन्टैक्ट सेटिस्फाई पॉइंट करेगा। पे अगर हम कहें तो T0 है, T0 है तो पार डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी? 2nt, और जो 0 होगा इक्वल टू m लैम्डा, और जो डार्क होगा
और फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं m+½ लैम्डा जो ब्राइट होगा। ये कंडीशन किसको सेटिस्फाई करेगा? T0 वाला डार्क डार्क को। तो ये होगा क्या कि m इक्वल टू, या हम ये कह सकते हैं दिस satisfy condition of dark for m इक्वल टू 0th order। इसका मतलब क्या होगा? Therefore the first dark will be at the contact point. Therefore first dark strip will be at contact point। आगे मुझे बताइए, सी और डी तो इसलिए गलत हो गया कि यानी पहला डार्क की पोजीशन वो गलत बता रहा था। ठीक, अब ए और बी में कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है? बी। बी। मुझे बताइए ये कैसा, किस चीज का सिचुएशन है? ऐसा सिचुएशन हमने किस चीज में पढ़ा था? वेज शेप वेज शेप है ना, ये सिमिलर टू वेज शेप है, सिमिलर टू वेज शेप इन फिल्म। सर हाँ बताइए। सर ऑप्शन सी सही होता अगर सर लैम्डा बाई 4 sin थीटा की जगह लैम्डा बाई sin थीटा लिखा होता ना, ऑप्शन सी। नहीं, ऑप्शन सी में तो ये हमेशा गलत था, क्योंकि कांटेक्ट पॉइंट पे ही पहला डार्क होगा, और ये ये कह रहा है कांटेक्ट पॉइंट से 4/sin थीटा पे डार्क होगा, तो गलत है। कांटेक्ट पॉइंट पे ही पहला डार्क होगा। ये कह रहा है कि कांटेक्ट पॉइंट से इतने डिस्टेंस पे डार्क होगा, जबकि पहला डार्क तो आपको यही हो जाएगा ना, इसी पॉइंट पे ना, फर्स्ट डार्क ही आ जाएगा। इसलिए सी और डी तो गलत ही है। ए और बी में आपको खोजना होगा कि ए और बी में कौन सा करेक्ट है। मुझे बताइए वेज शेप में फ्रिंज विड्थ का हमने क्या फॉर्मूला कहा था? बीटा इक्वल टू लैम्डा बाई 2 अपॉन 2 लैम्डा बाय 2 में sin थीटा। साइन थीटा कहाँ कहा था? झूठ बोल रहे हैं आप। इन वेज शेप थीन फिल्म फ्रिंज विड्थ की फॉर्मूला बताइए, रिकॉल कीजिए या अपना यानी रजिस्टर देखिए। सर लैम्डा बाई 2n थीटा ना। हाँ वेरी गुड, हमने कहा था लैम्डा बाई 2n थीटा, ये कहा था ना बच्चा? यस सर। अब बताइए अगर यहाँ पे एंगल स्मॉल है या नहीं? अगर एंगल स्मॉल है तो आप क्या लिख सकते हैं? थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा लिख सकते हैं, या साइन थीटा के बराबर आप क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा लिख सकते हैं। इसका मतलब फिर क्या होगा? इसका मतलब बीटा का अगर यानी दिस गिव्स बीटा की जो वैल्यू होगी दैट इज बीटा कैन बी रिटेन लैम्डा बाय 2n थीटा, या लिखा जा सकता है लैम्डा बाय 2n साइन थीटा, 2n साइन थीटा, या अगर वो TFR आपको लैम्डा बाय 2n टेन थीटा लिखता तो भी ये करेक्ट था। वैसे इस तीनों में मुझे बताइए मोस्ट करेक्ट कौन सा है? साइन थीटा, टेन थीटा या थीटा? अगर आपको डेरिवेशंस याद हो तो हमने कैसे डिराइव किया था? कौन सा? थीटा, साइन थीटा, Sin। टेन थीटा? टेन टेन थीटा। tan थीटा। टेन थीटा हमने लिखा था ना T/x वाला, टेन थीटा इक्वल टू Yes, T/x ना, वहां से हमने निकाला था। तो इस तीनों में ये ज्यादा करेक्ट है, अदरवाइज तीनों इक्वली, अगर एंगल स्मॉल है तो इक्वली करेक्ट है, बट मोर करेक्ट अगर कहा जाए, जैसे एंगल स्मॉल नहीं होता तो ये थीटा नहीं होता, साइन थीटा नहीं होता, फिर कौन सा होता बच्चा? टेन थीटा ज्यादा करेक्ट होता। ठीक, क्लियर है ये? यस सर। हाँ सर। तो ये ऐसे देखिए, उसने बस वेव शेप के जगह यहाँ पे मिरर लगा दिया। मिरर लगाने से फायदा क्या होगा कि जो रेज फॉल करेंगे एक तो यहाँ से होगा, अगर फिर नीचे फॉल किया तो नीचे मिरर के कारण भी रिफ्लेक्ट होगा ना, और रिफ्लेक्ट होगा तो फिर यहाँ से चीजें होंगे वो। अच्छा थोड़ा सा ये भी चेक करना पड़ेगा,
डार्क और ब्राइट की पोजीशन चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि होगा क्या, हमें डेल्टा ए एक बार देखना होगा कि डेल्टा ए क्या है। सो यहाँ से अगर कोई रिफ्लेक्ट करे तो मान लेते हैं कि ये रेयर है और बीच में डेंसर है, तो यहाँ पे ये डेल्टा डेंसर से रेयर है, तो डेल्टा ए जो होगा, अच्छा पहला डार्क होगा कि नहीं ये चेक करना पड़ेगा ना बच्चा। डेल्टा ए के बारे में डाउट है ना आपको कि डेल्टा ए क्या होगा, क्योंकि बिना डेल्टा ए कहे हुए ये वाला पार्ट हम नहीं कह सकते थे ना कि करेक्ट है या यस सर। ये है। ये थोड़ा सा Right. पार्ट ना देखना होगा, क्योंकि ना आपका बी पार्ट भी करेक्ट हो सकता है अगर डेल्टा ए पाई ना हो के 0 हो गया हो तो फिर थोड़ा सा ना आप ये कंफर्मली नहीं कह सकते कि ज्वाइंट पॉइंट पे ही डार्क होगा, है ना। ये आप बड़े कंफर्ट से इसलिए कह पा रहे हैं कि डेल्टा ए अगर 0 डेल्टा ए पाई होगा तब तो कांटेक्ट पॉइंट, तब तो ये वाला फॉर्मूला करेक्ट होगा। ये फॉर्मूला यानी करेक्ट कब है, जब डेल्टा ए पाई है। हाँ। सो होगा क्या कि इफ डेल्टा ए पाई है तब, नहीं तो फिर हमारी सारी कहानी बदल जाएगी। कहानी में फ्रिंज विड्थ तो सेम रहेगा, बट कहानी में बदलेगी क्या कि जो कांटेक्ट पॉइंट पे है वो डार्क ना होकर के ब्राइट हो सकता है, और ब्राइट हो जाए तो फिर थोड़ा सा फिर हमें चेक करना पड़ेगा। यहाँ मुझे कोई बता सकता है रफली कि डेल्टा ए क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या होगा? तो लग तो पाई ही रहा है। जैसे देखिए यहाँ से ऊपर क्या एक थीन फिल्म का प्लेट था, फोटोग्राफिक प्लेट है ना, तो फोटोग्राफिक प्लेट को हम क्या डेंसर मीडियम मान लें, उसके बाद जो एयर होगा वो रेयर मीडियम होगा। और रूल क्या होता है थीन फिल्म के अपर सरफेस से, तो ये जो रिफ्लेक्ट होगा वो क्या होगा 0 होगा, क्योंकि थीन फिल्म आपका जो फोटोग्राफिक प्लेट होगा वो डेंसर होगा, एयर जो होगा वो रेयर होगा, तो इसलिए यानी ये डेंसर से एयर वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा तो पाई होगा। नीचे वाले में फिर क्या होगा, जब रेज नीचे आएगा यहाँ से जब रिफ्लेक्ट होगा तो रिपीट आपको, कीजिए क्या बोले? हाँ यहाँ से रिफ्लेक्ट जब होगा तो यहाँ पे डेल्टा ए पाई होगा, इसलिए नेट यहाँ भी पाई की चांसेस है, नेट जो होगा वो पाई ही होगा। ये कैसे पाई सर हो वो गया? मीडियम भी एयर है सर। हाँ ये एयर है बट ये तो डेंसर हाँ। है ना सर, हाँ तब ये ठीक है। मिरर है ना, मिरर से जब कभी रिफ्लेक्ट होता तो पाई तो होता था ना सर, मिरर से जब रिफ्लेक्ट होता है हमको तो। लगा बीच में आप कुछ भर दिए हैं इसलिए पूछे। नहीं बीच में शायद उसने कुछ रखा नहीं है, पढ़ के देखिए शायद बीच में उसने कुछ नहीं रखा है। हाँ नहीं है। कुछ नहीं है, लिक्विड और इस सब की डिस्क्रिप्शंस नहीं है, इसका मतलब मिरर है और मिरर से रिफ्लेक्ट होगा तो पाई होगा, और इसका मतलब नेट जो होगा वो पाई हो जाएंगे। नेट पाई हो गया ना इसमें, अगर हम ऐसा माने तो। यस सर। और पाई होगा तो फिर कांटेक्ट पॉइंट वाला हमारा पार्ट जो है वो करेक्ट है। तो क्वेश्चन देख के कैसे पता करेंगे, मतलब ऐसा दिया हो कि कितना फेज चेंज हो रहा है, क्या करें क्वेश्चन देख के? कैसे पता करेंगे कि फेज कितना चेंज हो रहा है, मतलब कि ऐसे जब बोला नहीं रहे तो? फेज तो आपको थोड़ा सा पता करना पड़ेगा, क्योंकि जब कभी थीन फिल्म की इंटरफेरेंस होगी ना तो फेज आपको हर एक कंडीशन में निकाल के देखना पड़ेगा कि फेज क्या होगा। जैसे मुझे बाद में डाउट हुआ तो मैंने फेज फिर निकाल के देखा ना कि हाँ ऐसा भी तो हो सकता था कि यहाँ पे फेज 0 नहीं हो पाई हो, तो वो आपको हर एक Yes, में sir. निकाल के देखना ही पड़ेगा, तभी आप आंसर कंक्रीट कर सकते हैं। सर हाँ बताइए। पहले वाले जो सबसे फर्स्ट थिन फिल्म जो लेकर रखा उससे रिफ्लेक्ट होने के बाद भी तो फेज चेंज होगा। कहाँ पे यानी यहाँ पे? नहीं उसके बगल में। फोटोग्राफी प्लेट है सर। नहीं फोटोग्राफिक पे जो चेंज होगा उसको हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमारा रूल क्या होता है कि कहाँ से हम चेक करते हैं, थीन फिल्म के अपर Just सरफेस से और थीन boundaries फिल्म पे। के लोअर से। तो फोटोग्राफिक प्लेट में क्या हो रहा है वो हम उसके बारे में बदर नहीं करेंगे। सर उन्हीं दो रेस से ना हमें वो रिफ्लेक्शन वाला वो फिनोमेनन देखने को मिलेगा। नहीं ये देखिए यहाँ अगर सपोज कीजिए कि ये आपका फोटोग्राफिक प्लेट है, ये मान लेते हैं फोटोग्राफिक प्लेट है, और नीचे एक ऐसा ये मिरर है। अब होगा क्या कि रिफ्लेक्शन आप कहाँ से चेक करेंगे, एक तो रिफ्लेक्शन यहाँ, एक रिफ्लेक्शन यहाँ, और एक रिफ्लेक्शन यहाँ। अब मुझे बताइए कि आपका ये रिफ्लेक्शन किसी काम का है? नो सर। हाँ, इसका मतलब चेक आप किसके साथ करेंगे, तो इसके साथ करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सरफेस कौन सा होगा, यानी ये रेज कहाँ से आ रहा होगा, तो ये प्लेट से आ रहा होगा, ये प्लेट से आ रहा है ना, और यहाँ है क्या एयर है, तो ये जब रिफ्लेक्शन होगा तो यहाँ पे डेल्टा है क्या होगा, यहाँ से आप 0 ही लिखेंगे ना, 0 होगा। और ये जो अभी है वो एयर है,
और ये डेंसर था, ये जब रिफ्लेक्ट होगा तो डेल्टा है क्या लिखेंगे, पाई लिखेंगे। ठीक, हाँ ठीक है। सर पहला रिफ्लेक्शन सर कुछ काम का क्यों नहीं है? क्या करें आप किससे, सर पहला रिफ्लेक्शन मतलब अपर सरफेस से। ये वाला यस सर, यस सबसे सर, ऊपर वाला, हाँ यस सर। होगा क्या कि वो थीन फिल्म नहीं होगा, वो थीन फिल्म नहीं होगा, वो ये जो यानी उसने फोटोग्राफिक प्लेट कहा है उसके अपर सरफेस होगा। हमारा क्या होगा कि ये एंगल अगर काफी स्मॉल था तो थीन फिल्म ये वाला पार्ट काम करेगा, ये वाला पार्ट थीन फिल्म काम करेगा। ये इसकी थिकनेस कुछ ना कुछ होगी, वो यानी एक्सट्रीमली थिन नहीं होगा, तो वो थिक फिल्म जैसा काम करेगा, वो पार्ट रेफरेंस में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। जैसे देखिए कि इसकी थिकनेस और जहां पे ये सट रहा होगा, यहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे एयर की थिकनेस 0 होगी, जहां पे टच कर रहा है वो वहां तो कंफर्मली 0 होगा ना। यस सर। और Yes, sir. इसके थिकनेस के कंपेरिजन में ये पार्ट डेफिनेटली 0 है, ये 0 नहीं भी हो सकता। फिर धीरे धीरे मूव करेंगे तो 0 से बढ़ता जाएगा। तो इंटरफेरेंस वाला पार्ट ना ये ले रहा है, इसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, ये थीन फिल्म नहीं है। तो हम इंटरफेरेंस सिर्फ थीन फिल्म वाला पार्ट कंसिडर करते हैं, इसलिए ये वाला जो पार्ट होगा वो थीन फिल्म से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए उसे कंसिडर नहीं कर रहा है। ओके सर। ठीक, क्योंकि थीन अगर थिक फिल्म से यानी रिफ्लेक्ट होता है तो पार्ट रेफरेंस ज्यादा हो जाता है, जहां पे कोहेरेंसी लॉस्ट हो जाती है, इसलिए उससे इंटरफेरेंस की बात नहीं हम करते। क्लियर है बच्चे लोग? यस सर, थोड़ा सा इसका शुरू वाला पार्ट समझा दीजिएगा। तो स्लाइड कट गई थी सर और नेटवर्क भी चला गया था। कौन सा क्वेश्चन? इसी क्वेश्चन का सर शुरू वाला पार्ट आप क्या बोले नहीं समझ में आया, क्योंकि लाइट चली गई थी तो नेटवर्क भी चल जाता है मेरे हमारे यहाँ। एक जनरेटर सर से चालू करता है टावर का। नहीं समझ में आया। ये क्या आप कहना, कोई और मुझे बता पाएगा क्या कहना चाह रहे हैं ये? मतलब यही वो क्या यही बताएं कह रहा है, हम? आप रिपीट कर दीजिए। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जैसे ये लाइट यहाँ पे फॉल हुआ, ये जो होगा ना वो वेव शेप का अरेंजमेंट होगा, क्योंकि ये फोटोग्राफिक प्लेट है, ये खाली जगह है, ये मिरर है। तो ये सारा और इस दोनों के बीच जो होगी वो थिन एयर की इनक्लोजमेंट होगी। अगर थीटा काफी कम है तो इस दोनों के बीच जो एयर इनक्लोजेड होगा वो काफी थिन लेयर बनाएगा, तो इसके कारण क्या होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न हमें दिखाई देगा। तो ये एग्जैक्टली अगर वेव शेप का है तो वेव शेप के कारण हमारे पास क्या था, यानी वेव शेप के कारण बीटा की वैल्यू थी 2n थीटा, थीटा स्मॉल हो तो थीटा साइन थीटा या टेन थीटा होता। तो ये तीनों पॉसिबल आंसर हो सकते थे। तो फिर हमने क्या किया, इस आंसर को करेक्ट माना, ये जो पहला ऑप्शन था ये, यानी सेकंड, ये आंसर करेक्ट माना। दूसरा कांटेक्ट पॉइंट वाला, यहाँ पे डेल्टा अगर पाई है तो कांटेक्ट पॉइंट पे जो होगा वो डार्क होगा, इस पॉइंट पे डार्क होगा। हाँ, अगर डेल्टा पाई नहीं होता तो कुछ दूर के बाद डार्क बनता, तब यहाँ पे ब्राइट बनता, फिर कुछ दूर पे डार्क बनता। तो डेल्टा पाई है इसलिए कांटेक्ट पॉइंट पे ही डार्क बन रहा है, इसलिए हमारा सी और डी ऑप्शन जो होगा वो यानी इनकरेक्ट होगा, क्योंकि ये क्या कह रहा है, डार्क जो होगा वो कुछ दूर के बाद बता रहा है कि कुछ दूर के बाद डार्क बनेगा, जबकि होगा क्या, पहला डार्क जो होगा वो कांटेक्ट पॉइंट पे ही बनेगा। ठीक, ठीक है। ओके। सो ठीक है, आज आप लोगों को वैसे लग नहीं रहा कि आप लोगों ने ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व किया है प्रीवियस ईयर का, क्योंकि एक दो को छोड़ करके बहुत ज्यादा आप लोग डाउट पूछ नहीं रहे। मुझे लगता है स्लिप ऑफ माइंड हो गया था या आप लोग नो सो गए सर, थे। सर हुआ नहीं था सर, नहीं, मेरा बहुत सारे HCU का assignments भी थे। डाउट है, BHU का भी है अभी, और डाउट अच्छा, हम आपसे पूछने वाले थे, पर आप इधर आई इसका टीफर का लेने लगे हैं। आप लकीली वही ले रहे हैं जो मेरा नहीं, टीफर को छोड़ के चलिए बाकी कोई सब बात शीफर का हम नहीं। लोग अभी नहीं किए हैं। क्या करें आप? शीफर का सर अभी हम नहीं किए थे मतलब। अच्छा चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ना यानी आप लोग और एक बार इकट्ठा करके रखिए, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। सर हाँ, और सर वो ब्लू लाइट वाला भी डिस्कस कर लीजिएगा, जो ब्लू फिल्टर वाला क्वेश्चन है ना, आप कौन सा बताए बोला? थे एक बार। ब्लू फिल्टर ब्लू वाली? फिल्टर, हाँ ठीक, वो अभी कराया नहीं है, वो नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है। सर सो यानी एक बार अरे और आप BHU लोग पूछा है ना ब्लू फिल्टर वाला। और थोड़ा सा यानी प्रीवियस ईयर को देख लीजिए। कल वाला क्लास हम लास्ट जो होगा वो प्रीवियस ईयर के लिए डिस्कस के लिए रखेंगे। कल शायद क्लास, अच्छा अभी तक तो मैसेज नहीं आया, अगर क्लास होगी तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग असाइनमेंट का भी डाउट कलेक्ट करके रखे रहिए। ठीक, तो हम एक और क्लास डाउट सेशन रखेंगे, उसके बाद फिर हम यानी वापस डिफ्रैक्शन शुरू कर लेंगे। ठीक है बच्चे लोग? ठीक है, सर हाँ और सर ठीक इसका है। इंटरफेरेंस का टेस्ट की भी तैयारी कीजिए, कि हमें पता चले कि अभी आपको कितना आ रहा है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, सारा यानी प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिए, सारा असाइनमेंट सॉल्व कीजिए।
जो भी अभी तक आपने पढ़ा है हो सके तो उसे अपने वर्ड में समराइज करने की कोशिश कीजिए। इंटरफेरेंस आपने जितना पढ़ा है सारे का फॉर्मूला ना एक जगह कलेक्ट कर लीजिए, और फॉर्मूला एक जगह कलेक्ट किया हुआ होगा तो फिर आप ना अच्छे तरीके से क्वेश्चन पे हिट कर पाएंगे। तो इसका अच्छे से कल तैयारी क्लास है कीजिए, सर नेक्स्ट वीक आपकी? में हम टेस्ट ले लेंगे इसका। क्लास है आपकी सर कल क्या कह रहे हैं आप? 12:30 PM। कल क्लास है सर आपकी 12:30 PM पे। अच्छा कल है क्लास? तो कल नहीं सर, कल के बाद डिस्कशन करते हैं सर। कल ठीक है। अच्छा कल यानी क्योंकि टेस्ट है सर हमारा। अच्छा तो क्या कह रहे हैं आप, कल हम यानी कल हम पीवाई की डिस्कस करेंगे या थ्योरी पढ़ लें? सर थ्योरी पढ़ेंगे सर, क्योंकि कल भी टेस्ट है ना सर, इस वजह से करा ठीक नहीं है, तो सर सिंगल स्लिट के बाद एक ना छोटा सा टॉपिक है सर्कुलर स्लिट का, वो हम कवर कर लेंगे और टेलीस्कोप कवर कर लेंगे। ठीक है फिर। सर हाँ बताइए। सर आपने जो टिफर वाला 2019 वाला क्वेश्चन करवाया था ना, जिसमें 0.48 माइक्रोमीटर आ रहा है, उसमें सर हमें एम की मिनिमम वैल्यू देख के लेनी है क्या, कि कितने मिनिमम एम पे हमें वैल्यू दे रही है? क्योंकि सर एम इज इक्वल टू ना 10 और शायद 11, हाँ एम इज इक्वल टू 11 लेने पे भी ना एक थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है 1.12 माइक्रोमीटर। अच्छा 11 लेने पे मैच कर रहा है ये? हाँ सर 11 लेने पे भी 6C ऑप्शन आ रहा है, मतलब 1.11 माइक्रोमीटर आ रहा है, जो कि 1.12 माइक्रोमीटर के इक्विवेलेंट है। अच्छा तो सर हम ये ठीक है, क्यों तो कर वहां पे उसने क्या टी मिनिमम के बारे में कुछ ऐसा कहा है क्या? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है सर ऐसा। अच्छा तब तो फिर वो है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन ना एक तो सोए सोए बनाया होगा, क्योंकि इतना दूर ऑप्शन नहीं रखना चाहिए, अननेसेसरी बच्चों को परेशान करना है ये। और उसके बाद फिर दूसरा शायद उसने ना यानी सारा ऑप्शन चेक नहीं किया होगा खुद से, तो अब ऑब्वियसली हम टी कम से कम वाले को आंसर मान लेंगे। ठीक है सर। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।